गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। काला काला दिख रहा है क्या? यस सर, आवाज नहीं आ रही। आवाज भी नहीं आ रही? सर आवाज तो आ रही है। आवाज आ रही है, सबसे नहीं आ रही। ठीक है, काम चलाना पड़ेगा। आज असल में स्टूडियो, सारे स्टूडियो भरे। गड़बड़ है, कुछ अच्छा करना पड़ेगा। मैं कर ले। हाँ, थोड़ा सा कंट्रास्ट या वाइट और डार्क सा लग रहा है। सब सही है। और वो बच्चे भी बड़े कर दो यार। हाँ भाई, तो अब ये तुम लोग देख पा रहे हो ना? यस सर। ठीक है। असल में आज सारे स्टूडियो भरे हुए हैं, तो बड़ी मुश्किल से ये ऑन किया है अभी, इसलिए टाइम भी लग गया। तो और कुछ पढ़ाई लिखाई करिए भाई। पढ़ाई लिखाई क्या हो? आज ये बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन हैं यार, चक्कर क्या है? ये इतने सारे लोग आगरा, ओफो, आज ये सब बड़े बड़े दिख रहे हैं भाई। ये इंदिरापुरम सेंटर, इंदिरापुरम में तो सर JEE में सिर्फ 2 बच्चे आए, बाकी सारे तो छुट्टी पे। मतलब JEE मैं तो JEE कहता हूँ। अच्छा। मैं JEE भी नहीं कहता। अच्छा, तो ये जो पीछे बच्चे बैठे हैं, ये किसी और सेक्शन के? तुम लोग अब पीछे जो बच्चे बैठे हैं कृत, तुम्हारे ये लोग कौन सी क्लास के हैं? तुम माइक दे दो भाई, सारा माइक तुम ही पकड़ लेते हो, एक पीछे पकड़ो। सर हम हाँ। नीट बैच के हैं। अच्छा, तो आज तुम्हारी क्लास नहीं है बेटा? सर हम आपसे ही पढ़ते हैं, आप भूल गए हमें? हैं? तुम तो आरुषा लग रही हो। हाँ सर, मैं वही हूँ। अच्छा, नहीं लेकिन ये और भी बच्चे हैं। ये तुम्हारे बगल में जो बच्चा बैठा है वो बच्ची है, वो तो नहीं है? स्टूडेंट। ये सब कब हुआ यार? तुम सर कब आए कल ही बेटा? आई हूँ मैं। अच्छा, कल की क्लास की थी तुमने? यस सर। अच्छा, कल तुम छोटी थी तो दिख नहीं रही थी, आज बड़े हो गए। और तुम्हारे आगे जो बच्ची बैठी है वो भी मुझे फर्स्ट टाइम दिख रही है। सर मैं तो यही टाइम से हूँ। अरे यार, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो एक लग रहा है कई दिन हो गए इंदिरापुरम आए हुए, एक बार इंदिरापुरम जाना पड़ेगा। और इधर तुम्हारे इधर जो कुछ बच्ची बैठी है वो भी, तुम लोग फोकस में आ जाओ बेटा। तुम इस तरफ आ जाओ बेटा, उधर दिखाई नहीं दे रहा। जो भी उधर की तरफ बैठा है वो इस तरफ आ जाए, इधर दिखाई नहीं दे रहा है। आगरा वालों को देखिए, मस्त एकदम सेंटर में बैठे हैं, 2 लोग खंबे के पीछे, 2 खंबे के आगे, बस। तुम्हारा नया एडमिशन है बेटा इंदिरापुरम में, ये जो अभी जिससे बात कर रहा था मैं, ये जो उठ के आ रही है बच्ची, ये तुम्हारा भी नया एडमिशन है? अच्छा, तुमने कब से अटेंड किया है क्लासेस? सर कल से। तुम भी कल से आए हो? अच्छा, तो तुम दोनों फ्रेंड्स हो, एक साथ आए हो? नहीं हाँ सर। तो हम लोगों ने जो, फिर तुम लोग को तो समझ में भी थोड़ा कम आ रहा होगा, बिकॉज तुम लेट आए, तो हम लोग बीच में चल रहे हैं, तो थोड़ा बहुत फिर भी कोशिश करते हैं। तो लास्ट क्लास में जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे वो शायद पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का कर रहे थे, जिसमें आपने रेडियस या साइज फैक्टर को डिफाइन किया था। और कल जो हमारी बात हुई थी वो यही बात हुई थी कि अब साइज फैक्टर जो होगा, वो साइज फैक्टर कुछ नॉर्मल ट्रेंड की अगर बात करते हैं तो नॉर्मल ट्रेंड ये कहता है कि अगर आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट मूव करेंगे, सब लोग इस बात को एग्री करेंगे कि अगर मैं सिर्फ ये वर्ड यूज करूं कि मैं एक लेफ्ट से राइट का मूवमेंट दिखा रहा हूं, तो अगर मैं लेफ्ट से राइट का मूवमेंट दिखा रहा हूं तो दैट मींस मैं पीरियड में आगे चल रहा हूं। क्लियर है? तो अगर मैं पीरियड में आगे चलता हूं तो इसका मतलब मैं लेफ्ट से राइट मूव करता हूं। और अगर मैं ऊपर से नीचे गिर रहा हूं तो ग्रुप में नीचे उतर रहा हूं। यानी ग्रुप ऐसे होते हैं और पीरियड्स ऐसे होते हैं। तो अगर आप लेफ्ट से राइट का मूवमेंट दिखा रहे हैं तो आप पीरियड में मूव कर रहे हैं, और अगर आप ऊपर से नीचे गिर रहे हैं तो आप ग्रुप में मूवमेंट शो कर रहे हैं। ठीक, तो मैंने जो जनरल ट्रेंड लिया था वो ये लिया था कि किसी भी पीरियड में अगर आप लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो क्या होगा। तो अगर किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो आपका साइज श्रिंक करेगा। रीजन क्या था? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाएगा। ये याद है सब लोगों को? ये नॉर्मल ट्रेंड की बात कर रहे हैं, यानी जो हमारी कल बात हुई है वो ये बात हुई है कि नॉर्मल ट्रेंड पीरियोडिक टेबल में ये कहता है कि अगर आप लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो ड्यू टू इंक्रीमेंट इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज,
द साइज डिक्रीजेस। सब लोगों को क्लियर है? अच्छा, अब इसमें कुछ बच्चे जो नए हैं या जो पुराने भी बच्चे हैं, उनको एक चीज का डाउट नहीं होना चाहिए कि सर ईएनसी बढ़ रहा है, ये आपने कैलकुलेट करके देखा था? मतलब समझ लो, कल अगर तुम्हें याद हो तो हम लोगों ने ये कैलकुलेशन भी की थी कि आपने लिथियम लिखा था, लिथियम के बाद बेरिलियम लिखा था, बेरिलियम के बाद बोरॉन लिखा था, सो ऑन सो ऑन सो ऑन। तो आपने बताया था लिथियम का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो 1.3 है, बोरॉन का बेरिलियम का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो 1.95 है, बोरॉन का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो 2.6 है। इसी तरह से लिथियम के नीचे सोडियम था, सोडियम के नीचे पोटेशियम था, इसके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमने कैलकुलेट किए थे वो 2.2। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि तुम में से जो बच्चे इनको कैलकुलेट नहीं भी कर पा रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट नहीं, कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट नहीं है। काम की बात क्या है? काम की बात यह है कि अगर आप लिथियम से बेरिलियम से आगे चलते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज क्यों करता है ये इंपॉर्टेंट है। कितना होता है ये नहीं पूछेगा, वो इंक्रीज क्यों कर रहा है वो ये पूछेगा। तो लॉजिक क्या दिया गया था कल कि अगर आप किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो आपका प्रोटॉन इंक्रीज करेगा न्यूक्लियस के अंदर, ये मानते हो? जैसे ही आप एक स्टेप आगे चलेंगे तो जो नया एलिमेंट आएगा उस नए एलिमेंट में एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन होगा न्यूक्लियस के अंदर, और साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी होगा। भाई अगर आप एक एलिमेंट आगे चलते हैं तो प्रोटॉनिक नंबर भी बढ़ जाता है और इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज कर जाते हैं, ठीक? तो अगर आप जैसे ही आगे चलेंगे तो एक प्रोटॉन न्यूक्लियस में इंक्रीज कर जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर जाएगा। प्रोटॉन अट्रैक्ट करता है और इलेक्ट्रॉन आपको शील्ड करता है। मेन बात यह है कि जो भी इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा वो उसी शेल में इंक्रीज करेगा जिस शेल में आप हैं, यानी उसी शेल में आप सेकंड शेल में, जैसे अब यहां पर अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो लिथियम का जो कॉन्फ़िगरेशन था वो था 1s2 2s1, जो बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन था वो था 1s2 2s2, जो बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन था वो था 1s2 2s2 2p1। मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि जैसे जैसे आप आगे चल रहे हैं आपकी शेल वही है, शेल चेंज नहीं हो रही है। आप पहले भी सेकंड शेल में थे, अब भी सेकंड शेल में है। यानी जैसे ही आप किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन आएगा, ये देखिए एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, यहां 1 था यहां 2 हो गया, तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया है वो सेकंड शेल में ही आया है, शेल नहीं बढ़ रही है। इसी तरह से इसका जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहां 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो भी सेकंड शेल में ही आ रहा है। यानी अगर आप पीरियड में लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो शेल इंक्रीज नहीं करती है। सब लोग इस बात को एग्री करते हैं अब? यानी अगर आप पीरियड में लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो जो भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा वो उसी शेल में आएगा जिस शेल में आप थे, शेल इंक्रीज नहीं करेगी। और तुम्हें यह बताया गया था कि उसी शेल में आने वाला इलेक्ट्रॉन शील्ड बहुत कम करता है, स्क्रीनिंग बहुत वीक होती है। याद है, सेम शेल के लोगों की जो स्क्रीनिंग होती है वो बहुत वीक होती है। यानी जो दोस्त आपने अपने बगल में लाके खड़ा किया है वो आपको न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से बहुत कम बचाएगा, और अगर आपको वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से कम बचाएगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाएगा। भाई देखो, ये जो मेन पॉइंट है इसको समझो, ये आगे भी यूज होंगे। जो बच्चे नए भी हैं और जो पुराने हैं, जो बच्चे कल आए थे उन्होंने भी थोड़ा बहुत दिमाग लगाया होगा, इसको तुम भी समझने की कोशिश करो। हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करने के लिए तुमसे नहीं कह रहे हैं कि तुम 1.3 और 1.95 कैसे निकालोगे। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि आपको खुद समझ में आना चाहिए कि लिथियम से बेरिलियम की तरफ जाते वक्त इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज क्यों कर रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसलिए इंक्रीज कर रहा है क्योंकि जब आप आगे चलते हैं तो प्रोटॉन्स इंक्रीज करने लगते हैं, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर जाता है। एक प्रोटॉन इंक्रीज किया, एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज किया। प्रोटॉन के इंक्रीज करने से अट्रैक्शन बढ़ गया और इलेक्ट्रॉन के इंक्रीज करने से उसने आपको शील्ड करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपके शेल में ही है तो आपके शेल में आने से उसकी शील्डिंग वीक होती। इलेक्ट्रॉन अगर आपके ही शेल में हो तो वो आपको कम शील्ड कर पाएगा एज कंपेयर टू उन इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में जो आपसे पहले थे। यार ये वाली बात समझ भी पा रहे हो कि नहीं? सब लोगों को बात समझ में आ रही है? जो नए बच्चे आ रहे हैं वो इस बात को कुछ समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं? जो आप ही के शेल में होता है वो इलेक्ट्रॉन आपको कम शील्ड करता है, और अगर वो इलेक्ट्रॉन आपको कम शील्ड करेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी न्यूक्लियर पुल वो इंक्रीज कर जाएगा, और न्यूक्लियर पुल के इंक्रीज करने से आपका साइज श्रिंक करने लगेगा। यानी पीरियड में लेफ्ट से राइट मूव करने पर ड्यू टू इंक्रीमेंट इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज द साइज डिक्रीजेस। क्लियर है ये? इस बिल्कुल सब लोग सोच लो, क्योंकि ये यही 1-2 पॉइंट्स हैं जो मेन पॉइंट्स हैं यार, यही सब आगे भी आते रहेंगे। तो अगर तुम्हें यही नहीं समझ में आ रहा है कि पीरियड में आगे जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो आप समझ ही नहीं पाएंगे। तो सब लोग इस बात को समझो, हालांकि हमने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, बट जो लोग कल आए हैं उनको शायद ये बात नहीं पता, तो वो वीडियोस देख सकते हैं पुराने वाले, इसको एक बार देखें कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का क्या मतलब था। और मैंने ये जो तुमको बोल रहा हूं, तुम इस बात को सबसे पहले याद करो कि जो भी न्यूक्लियस होता है वो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है।
अगर आपके पास एक और इलेक्ट्रॉन आपके साथ आके खड़ा होता है तो वो न्यूक्लियर पुल को रोक नहीं पाता, वो कम शील्ड करता है आपको। यानी ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ये जो शेल्स हैं, अगर मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन से ये पूछा जाए कि तुम्हें ये न्यूक्लियस खींचेगा, तो अगर जो इस इलेक्ट्रॉन को जो लोग शील्ड करेंगे वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो न्यूक्लियस के पास, और वो लोग भी होंगे जो इस इलेक्ट्रॉन के पास। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन के पास वाला जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये सबसे कम शील्ड करेगा इसको। मतलब ऐसे समझो ना कि ये आदमी गोली मार रहा है ऐसे, तो इसकी जो गोली चलेगी उसको ये कैसे बचाएगा, ना के बराबर। यानी जो इलेक्ट्रॉन आप ही के शेल में होता है वो आपको कम शील्ड करता है न्यूक्लियर पुल से। अब यहां पर भी हम यही कॉन्सेप्ट लगा रहे थे कि अगर आप लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो एक प्रोटॉन इंक्रीज कर जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन आपके शेल में आके खड़ा हो जाएगा, और आपके साथ खड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन आपको बचाएगा नहीं। तो होगा क्या, प्रोटॉन तो बढ़ रहा है, वो आपको बचाएगा नहीं, तो अल्टीमेटली अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाएगा, और अट्रैक्शन के इंक्रीज करने से आपका साइज डिक्रीज करने लगेगा। यानी जब कभी भी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट मूव किया जाता है तो आपका साइज डिक्रीज करता जाता है। और जब आप ग्रुप में उसे ऊपर से नीचे उतरते हैं तो क्या होता है, जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे उतरते हैं तो शेल बढ़ने लगती है। आप देखिए यहां पर जो शेल है लिथियम की, वो लिथियम 2s1, लिथियम इज 2s1। आप जब सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये 3s1 आएगा, पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 4s1 आएगा। यानी जैसे जैसे आप नीचे उतरते जा रहे हैं आपकी शेल इंक्रीज करती जा रही। पहले सेकंड नंबर की शेल थी, अब थर्ड शेल हो गई, फिर फोर्थ शेल हो गई, सो ऑन सो ऑन सो ऑन। यानी ग्रुप में नीचे उतरने पर शेल बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से साइज बढ़ने लगता है। सब लोग पहले इन दो बातों को याद कर लो। ये नॉर्मल ट्रेंड की बात कर रहे हैं हम, अभी लफड़े वफड़े की बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल ट्रेंड की बात कर रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट मूव करने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से साइज श्रिंक करने लगता। दूसरी बात, पीरियड में ग्रुप में ऊपर से नीचे उतरने पर शेल्स इंक्रीज करती चली जाती हैं, पहले 1 शेल, 2 शेल, 3 शेल, यानी जैसे जैसे शेल बढ़ती जाएंगी साइज अपने आप इंक्रीज करता चला जाए। यहां तक ठीक है, ये नॉर्मल ट्रेंड। ठीक, अच्छा अब बात करते हैं लफड़ों की, क्योंकि हमें पता है कहीं ना कहीं कुछ छोटे मोटे झंझट जरूर आते हैं, तो हम सबसे पहला लफड़े की बात करते हैं। नॉर्मल ट्रेंड ठीक है, बट कुछ इर्रेगुलरिटीज हैं जो साइज फैक्टर के अंदर देखने को मिलती। तो जो पहली इर्रेगुलरिटी है वो क्या है, जो पहली इर्रेगुलरिटी है वो ये है कि पीरियोडिक टेबल में अगर आप लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं तो आपका साइज कम होना चाहिए। ऑब्वियस है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो आपका साइज कम होना चाहिए। तो ऐसे में तो जो सबसे आगे है वो सबसे छोटा होना चाहिए, मानते हो भाई? जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं आपका साइज डिक्रीज कर रहा है, तो आप छोटे हो गए, होते गए होते गए होते गए, तो जो सबसे लास्ट वाला आदमी होगा इस लाइन में, जो सबसे लास्ट होगा वो सबसे छोटा होना चाहिए। ये नॉर्मल, ठीक। लेकिन जब हमने ऑब्जर्व किया तो पता चला उसका साइज सबसे बड़ा। यानी एक्चुअली जो सिचुएशन थी वो ये थी, एंड दैट इज आवर फर्स्ट इर्रेगुलरिटी। जो फर्स्ट इर्रेगुलरिटी है वो यही कहती है कि अगर आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो आपका पहले वाला आदमी ये है, दूसरा वाला आदमी थोड़ा छोटा हो जाएगा, तीसरा और छोटा हो जाएगा, सो ऑन सो ऑन सो ऑन। ऐसे में जो सबसे आगे मिलेगा वो सबसे छोटा मिलना चाहिए, ये लॉजिक लगता है, ठीक। एंड दिस इज माई नॉर्मल ट्रेंड, बट एक्चुअली ऐसा सिचुएशन नहीं। अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है तो दिस शुड बी एन इर्रेगुलरिटी, ये पक्का एक इर्रेगुलरिटी होगी। और वो इर्रेगुलरिटी ये कहती है कि अगर आप पीरियोडिक टेबल में आगे चलते हैं तो पहला आदमी बड़ा है, चलिए मान लिया, दूसरा थोड़ा छोटा हो जाएगा, तीसरा छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, लेकिन चलते चलते जो आखिरी आदमी मिलेगा वो इस पूरे पीरियोडिक टेबल, इस पूरे पीरियड में सबसे लंबा होगा, सबसे बड़ा होगा। एंड दिस इज इर्रेगुलरिटी, यानी सिचुएशन ये सच है। और अगर ये सिचुएशन सच है तो मेरे ख्याल से तुम सब इस बात को एग्री करोगे कि ये सिचुएशन सच है, तो फिर ये एक इर्रेगुलरिटी होनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आगे चलते हैं साइज गिरना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो इस आदमी को सबसे छोटा होना चाहिए, वो इन सब में सबसे बड़ा होता है। क्यों? ये एक इर्रेगुलरिटी। बताओ यहां तक समझे इर्रेगुलरिटी को? ये इर्रेगुलरिटी समझ में आ रही है क्यों ये इर्रेगुलर बिहेवियर है? क्योंकि नॉर्मल बिहेवियर लाइक दिस शुड बी लाइक दिस, बट एक्चुअली इट इज लाइक दिस, और ये एकदम से ऐसे बड़ा हो गया। तो ये जो बड़ा हो गया ये गड़बड़ है सर, ये इर्रेगुलरिटी। और अगर ये इर्रेगुलरिटी है तो इसको एक्सप्लेन कैसे किया गया है? इसको एक्सप्लेन किया गया है कि जब आप पीरियोडिक टेबल में आगे चलते हैं तो जो इनर्ट गैस होती है, जो सबसे आगे होती है, वो उसका मैं वैन डर वाल रेडियस कैलकुलेट करता हूं, और वैन डर वाल रेडियस हमेशा बहुत बड़ा होता है। ये जो बच्चे नए आए उन्होंने ये वाली क्लास अटेंड की थी, कोवेलेंट रेडियस, वैन डर वाल रेडियस वाली, और हमने बात की थी जो वैन डर वाल रेडियस है ये बड़ी रेडियस होती है। यानी अगर आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो हम इनर्ट गैस तक पहुंचेंगे, इनर्ट गैस की वैन डर वाल रेडियस कैलकुलेट की जाती है, जिसकी वजह से उसका साइज सबसे बड़ा दिखाई देता। क्लियर है ये वाली इर्रेगुलरिटी सबको?
समझ में ये वाला पॉइंट समझ में आ गया कि द एटॉमिक रेडियस ऑफ इनर्ट गैस इज गिवन लार्जेस्ट इन द पीरियड, जबकि इट शुड बी स्मॉलेस्ट बट एक्चुअली इट इज लार्जेस्ट इन द पीरियड. व्हाई? बिकॉज इट रिप्रेजेंटेड एज द वैन डर वाल रेडियस व्हिच इज जनरली मच ग्रेटर देन द कोवेलेंट रेडियस ऑफ अदर एटम्स. क्लियर? समझ में आ गया ये? चलिए अब आते हैं दूसरी इरेगुलरिटी. यहां तक हमने कल भी डिस्कस कर लिया था. अब हम सेकंड इरेगुलरिटी पे आते हैं. सेकंड इरेगुलरिटी बड़ी अजीब सी है. तुमने पीरियोडिक टेबल के बारे में सुना होगा, तुमने देखी. जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसमें दो बिल्डिंग्स होती हैं अगल बगल. तुमने देखा था एक बिल्डिंग ये होती है, एक बिल्डिंग. सर आपकी वॉइस चली गई. नहीं आ रही. नो सर नहीं आ रही. नो सर. नहीं आ रही. नो सर. अब आ गई होगी यार. यस सर. यस सर अब आ रही. ठीक है, तो मैं सेकंड इरेगुलरिटी पे चलता हूं. अब बड़ा यूनिक सी इरेगुलरिटी, जो बीच की जो तुमने देखी थी पीरियोडिक टेबल में, जो बीच का हिस्सा होता है उसे ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं. ट्रांजिशन एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं. तुम लोगों को पढ़ने के लिए बोला गया है, तुम लोग पढ़ते रहना, बिल्कुल मक्कारी मत करना. कैसी पीरियोडिक टेबल होती है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसी दिखती है, एनसीईआरटी में सब डिटेल में दिया गया है. तो शुरू के 2-3 पेजेस पढ़ने हैं हमें. ठीक है, तो तुम देखोगे जो बीच का जो सीरीज होता है दैट इज डी ब्लॉक एलिमेंट्स. वो जो बीच की सीरीज है जिसको आप 3D सीरीज या 4D सीरीज कहते हैं, 3D1, 3D2, 3D3, 4D1, 4D2, 4D3, ये जो बीच की लाइन है, इस लाइन के अंदर भी एक इरेगुलरिटी, इन लाइनों में भी एक इरेगुलरिटी. वो क्या इरेगुलरिटी है? अब तुम बताओ, अगर मैं बीच में आगे की तरफ चलता हूं, तो मैं किसी भी पीरियड में आगे चल रहा हूं, तो जब मैं पीरियड में आगे चलूंगा तो मेरा साइज जो है वो कम होना चाहिए. दैट वाज माय नॉर्मल बिहेवियर कि आगे बढ़ने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है जिसकी वजह से साइज कम होने लगता है. बिल्कुल ठीक है. अब तुम मुझे बताना कि कहां तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा है. जब मैं आगे शुरू करता हूं तो फर्स्ट एलिमेंट से सेकंड एलिमेंट पर जाने पर मेरा साइज कम हो जाता है. ठीक है, नॉर्मल है, तो कम होना भी चाहिए. और आगे गए और कम हो गया, और आगे गए और कम हो गया, यहां तक सब नॉर्मल चल रहा है. लेकिन अगर सोचो आगे चलने पर कहीं पर ऐसा होने लगे कि मेरा साइज और आगे वाले का साइज ऑलमोस्ट सेम आ रहा है, तो ये इरेगुलरिटी मानी जाएगी. क्यों? क्योंकि सेम नहीं आ सकता. आगे वाले का साइज हमेशा क्या होना चाहिए? पीछे वाले से छोटा. नॉर्मल ट्रेंड तो यही कहता है कि जो आगे वाला है वो छोटा होना चाहिए और जो पीछे वाला है वो बड़ा होना चाहिए. लेकिन अगर मान लीजिए आगे चलने पर साइज इंक्रीज न हुआ और वो कांस्टेंट सा हो गया, तो क्या ये नॉर्मल बिहेवियर में माना जाएगा? नहीं. अच्छा, कहीं ऐसा हो गया कि और आगे जाने पर साइज बढ़ जाए, तब तो पक्का इरेगुलरिटी है, तब तो बिल्कुल ही इरेगुलरिटी है. दैट मींस बढ़ तो नहीं सकता. यानी नॉर्मल ट्रेंड ये कहता है कि आगे जाने पर साइज घटना चाहिए, बट डी सीरीज में जब हम आगे बढ़ते हैं तो पता ये चलता है कि शुरू में साइज घटता है, दैट वाज नॉर्मल, बट फिर वो कांस्टेंट रहता है और अचानक साइज इंक्रीज कर जाता है, जो कि इरेगुलरिटी के अंदर काउंट किया जाता है. यहां तक समझ में आया? अब इसके एक्सप्लेनेशन पर आते हैं कि ऐसा क्यों होता होगा. हम एग्जाम्पल के तौर पे भी तुम्हें सामने दिखा रहे हैं. तुम जरा ये एक्सप्लेनेशन वगैरह छोड़ो, ये सब अभी हम समझाते हैं. तुम ये देखो जरा मैं क्या कहना चाह रहा हूं. यहां पर जरा ध्यान से देखते हैं. अब स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, ये सब डी सीरीज के लोग हैं. ये वही लोग हैं जो इस तरह से तुम्हारे ये जो बिल्डिंग होती है, इन बिल्डिंग के बीचों बीच पाए जाते हैं. ऐसे करके तुमने बनाया है कभी? देखा है पीरियोडिक टेबल ऐसे? यस सर. यस सर. इसके नीचे भी दूसरी सीरीज होती है, इसके नीचे भी तीसरी सीरीज होती है. तो मैं पहली डी सीरीज की बात कर रहा हूं. दिस इज माय फर्स्ट. तो ये जो डी सीरीज के लोग होते हैं, ये डी सीरीज के लोग जो हैं वो क्या इरेगुलरिटी शो कर रहे हैं कि अगर आप आगे चलेंगे तो मेरे हिसाब से आपका साइज घटना चाहिए. कांस्टेंट भी हो गया तो मुझे पसंद नहीं बात आती, और बढ़ भी गया तब तो बिल्कुल ही पसंद नहीं आती. आप देखिए यहां पर मैंने रेडियस लिखी हुई है. क्या रीजन होगा मैं समझता हूं, लेकिन तुम्हें सिर्फ बताने के लिए 1.44 से 1.32 नॉर्मल या एबनॉर्मल? नॉर्मल. दिस इज एंगस्ट्रॉम में रेडियस 1.44 टू 1.32. दिस इज डिक्रीमेंट. नॉर्मल है, डिक्रीज होना चाहिए. 1.32 से 1.22 नॉर्मल, डिक्रीज हो रहा है, नॉर्मल है. 1.2 से 1.18 नॉर्मल है. 1.18 से 1.17 कुछ कुछ झंझट शुरू हो रहा है, बिकॉज दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर. 1.17, 1.17 दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर. 1.16, 1.17 दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर. ये सर, ये जो आपने बीच की बदतमीजी की है ना, ये वाली, ये मुझे काफी हद तक सिमिलर लगती है.
यानी यहां मुझे कुछ गड़बड़ नजर आ रही है, यानी ये पीरियोडिक टेबल के अंदर जो लफड़ा दिखाई देता है वो ये लफड़ा दिखाई दे रहा है। सर यहां से लेके यहां तक लफड़ा तो है, बिल्कुल सही लगता है, क्योंकि इस तरह से रेडियस गिरनी चाहिए वो गिरती हुई नजर नहीं आ रही है, दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर। लेकिन सर जब आप आगे चलते कॉपर की तरफ आते हैं, जरा समझना, ये 1.15 से बढ़ गया, सर ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आगे जाने पर तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, रेडियस घट सकती है, बढ़ नहीं सकती है। ये क्या बदतमीजी है, आपका रेडियस तो 1.17 हो गया, अच्छा चलिए छोड़िए, आपको हम ऑलमोस्ट सिमिलर भी मान लें, तो ये साहब तो एक्सेप्शनली इंक्रीज कर रहे हैं। आप देखिए जिंक का साइज तो एकदम से 1.25 हो गया, यानी 1.44 से 1.32 समझ में आता है, 1.32 से 1.22 समझ में आता है, उसके बाद कांस्टेंट चीजें समझ में आती हैं, ये भी समझ में आता है। लेकिन ये सर आगे से एकदम से इंक्रीज कर जाए, ये जो बीच का लफड़ा चल रहा है, ये लफड़ा हमें समझ में नहीं आता, और डी सीरीज में ये लफड़ा देखने को मिलता। क्या एक्सप्लेनेशन होगा हम इस बारे में बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले तुम इस लफड़े को देखो और समझो कि एक्चुअली साइजेस में ये दिक्कत आती है इन डी सीरीज। इनके पीडीएफ्स तुम्हें मिल जाएंगे, तुम आराम से इनको नोट कर सकते हो, घर में इनको पढ़ सकते हो, अपनी एनसीईआरटी को इसके साथ जोड़कर अपने नोट्स तैयार कर सकते हो। ये तुम्हारा मेहनत वाला चैप्टर है, ये तुम्हारे ऊपर आता है ये चैप्टर, हमें तो सिर्फ मेन पॉइंट्स बताने हैं, तुम्हें इसमें चैप्टर में बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि तुम्हें एनसीईआरटी से एक एक लाइन पढ़नी है और उसमें से मेन पॉइंट्स निकाल के अपने नोट्स में डालनी। तो ये तो तुम्हें मैं लिखने के लिए दे दूंगा, तुम आराम से इसको लिखना। तुम सबसे पहले सिर्फ ये समझने की कोशिश करो कि हाँ ये जो चल रहा है वो क्या गड़बड़। अच्छा अब इसके एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। ठीक, एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा टेक्निकल। एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि जब आप आगे बढ़ते हैं तो क्योंकि डी सीरीज का आदमी है, तो आप स्कैंडियम के बारे में अगर समझे, मैं तुम्हें ऐसे लिख के दिखाता हूं, अगर आप स्कैंडियम के बारे में सोचें तो स्कैंडियम इज एक्चुअली 21, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखेंगे तो आप देखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आएगा वो कुछ चलेगा, कुछ मतलब 1s2 2s2 वही जैसे लिखते थे, सो ऑन 4s2 क्या बताया था मैंने, 4s2 तक कितना हो जाता है 20, 4s2 तक 20 हो जाएगा। अब आपको 21 लिखने हैं तो नेक्स्ट आदमी आएगा 3d1। बताओ समझ में आई बात। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद है कैसे लिखा जाता था, बढ़ती हुई एनर्जी के सीक्वेंस में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्कैंडियम। ये जो नए बच्चे हैं ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना जानते हैं? सुना है कभी? सर मुझे नहीं आता। नहीं आता बेटा, ये तुम वीडियो जरूर देखना, क्योंकि हमने जो कर रखा है इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, तुम्हें जब हमारे पुरानी रिकॉर्डिंग्स मिल जाती है ना, तो पुरानी रिकॉर्डिंग्स को एक बार जरूर घर में ऐसे करना जैसे क्लास चल रही, प्लस हो रहा, ऐसे नहीं कि फॉरवर्ड कर करके देख रहे हैं मस्त हो गए, ऐसा नहीं होगा। तो जैसे क्लास चलती है तो अपना पूरा 1 घंटा बैठ के पूरा एक लेक्चर पॉज करके, पीछे करके, आगे करके, उसको एक पूरे लेक्चर को एक बार पढ़ना, प्लस जो डाउट्स होंगे वो सेंटर पर भी क्लियर किए जाएंगे, और ऐसे भी पूछ सकते हो, अपने फ्रेंड से भी पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो इसको करना है फटाफट। हाँ सर बहुत सारी क्लासेस के नोट्स भी अपलोडेड हैं। कैसी बातें कर रहे हो सर, मैंने देखे अंदर एटॉमिक्स ना, आज मैंने 3 क्लासेस के अपलोड किए हैं, 2 क्लासेस के नहीं सर, एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत सारे अपलोडेड नहीं है सर, आज ही देखे मैंने सुबह सर, कम से कम 3-4 क्लासेस के नहीं। अच्छा आप पुरानी क्लासेस के ना, यस सर। तुम आज फिर से देखना जाके, एक बार फिर से देखना, और जो अगर नहीं होंगे तो मुझे बताना, मैंने सारे अपलोड कर रखे हैं, ठीक है। अच्छा तो अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक 9 और 8 और 4 के नहीं है क्या, लेक्चर 9 और 8 के नहीं है। अरे यार 9 8 छोड़ो, तुम ये देखो पहले। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये आया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लिख लेंगे ये, ठीक। अच्छा अब अगर ये स्कैंडियम है तो उसमें देखो स्कैंडियम में डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, स्कैंडियम में डी में 1 इलेक्ट्रॉन है, दिस इज, हम यहां पे लिख देते हैं दिस इज 3d1, चलिए ठीक है। स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम आता है, टाइटेनियम 22 होगा, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो चलते 3d2 हो जाएगा। इसका मतलब सर यहां पर आपके डी में 2 इलेक्ट्रॉन है, चलिए ठीक है। इसी तरह से यहाँ डी में 3 इलेक्ट्रॉन है, सो ऑन, और यहाँ डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्लियर है यहां तक? यस सर। ठीक। अच्छा अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, हो क्या रहा है कि जब आप आगे चल रहे हैं तो डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, डी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा है, ठीक। अच्छा अब काम की बात क्या है, शुरू में क्या होगा, डी में जब इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो डी इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस, डी ऑर्बिटल जो होता है वो न्यूक्लियस से दूर होता है,
डी में रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स की जो शील्डिंग होती है वो बहुत कम होती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आप आगे चल रहे हैं तो डी के इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन डी में आने वाले इलेक्ट्रॉन्स शील्ड बहुत कम करते हैं। डी न्यूक्लियस से बहुत दूर होता है, डी की पेनिट्रेटिंग पावर न्यूक्लियस की तरफ काफी कम होती। यानी डी में अगर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेंगे तो फिर वो शील्ड बहुत कम करेंगे। यहां तक समझ में आई बात? यानी होगा क्या कि जैसे जैसे आपका इलेक्ट्रॉन डी में आता जाएगा, शील्डिंग वीक है, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो साइज डिक्रीज करेगा। बताओ समझे बात? वही जो नॉर्मल ट्रेंड है हमारा। यानी जैसे जैसे आप डी में इलेक्ट्रॉन डालेंगे वैसे वैसे डी के इलेक्ट्रॉन तो बढ़ते जाएंगे, बट डी इलेक्ट्रॉन्स की जो शील्डिंग होती है वो पुअर शील्डिंग होती है, क्योंकि डी का साइज बड़ा है, वो न्यूक्लियस से दूर होता है, जिसकी वजह से इसके अंदर आने वाले इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग वो कमजोर मानी जाती है। तो होता क्या है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता जाता है, क्योंकि शील्डिंग वो वीक हो रही। ठीक, अच्छा, फिर थोड़ी देर बाद क्या होने लगता है? थोड़ी देर बाद क्योंकि डी के इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं तो उन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन स्टार्ट हो जाता है। अब होता क्या है कि आगे बढ़ने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो साइज श्रिंक कर रहा है, और डी के इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं तो रिपल्शन की वजह से साइज इंक्रीज भी कर रहा है। दोनों चीजें साइमल्टेनियस चल रही। शुरू में क्या हो रहा है? शुरू में डी के इलेक्ट्रॉन्स कम है तो इनके बीच में रिपल्शंस कम है, तो डोमिनेट क्या कर रहा है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो साइज क्या हो रहा है? वो श्रिंक कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे डी के इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते चले जाएंगे वैसे वैसे साइज डिक्रीज कर रहा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से, और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस की वजह से साइज इंक्रीज भी कर रहा है। यानी न डिक्रीज कर पा रहा है न इंक्रीज कर पा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस बढ़े हुए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको समझने की कोशिश करना। शुरू में क्या हो रहा है? शुरू में आपका साइज कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन आप डाल रहे हैं वो डी के अंदर डाल रहे हैं, और डी इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग पुअर होती है, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। यहां तक ठीक है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज करने से साइज डिक्रीज करता जाता है। चलिए ठीक है, और आगे चलते हैं। अब क्या होगा? जैसे जैसे डी के इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जाएंगे उन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शंस स्टार्ट होंगे। रिपल्शंस की वजह से साइज बढ़ने लगे। यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से साइज कम हो रहा है और रिपल्शंस की वजह से साइज बढ़ रहा है। ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, ये साइज आपका कांस्टेंट चल रहा है। यानी यहां तक कौन डोमिनेट कर रहा था? शुरू में डोमिनेट कर रहा था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसकी वजह से साइज कम हो रहा है। और बीच में क्या चल रहा है? बीच में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को काउंटर बैलेंस कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। और बाद में जब 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए आपके कॉन्फ़िगरेशन में, तो इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ गया कि उसने डोमिनेट किया, ओवरकम किया किसको? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को, जिसकी वजह से साइज इंक्रीज कर गया। कुछ समझ पाए बात को? इसको सब लोग समझने की कोशिश सर करो। तो भाई ऐसा बाकी गया। सीरीज में क्यों नहीं होता? बाकी सीरीज में नहीं है, क्योंकि डी सीरीज जो है वो डी इलेक्ट्रॉन्स की ही शील्डिंग पुअर मानी जाती है। बाकी जगह पर ऐसा नहीं है। ये 3D1 3D2 3 इतने सारे इलेक्ट्रॉन तो डी में ही भर सकते हो ना। डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, बाकी एस और पी में तो इतने इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते। तो जैसे जैसे डी में इलेक्ट्रॉन्स आप भरते जाएंगे वैसे वैसे उनके बीच में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस बढ़ते जाएंगे। यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी बढ़ रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा शुरू में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट करेगा, क्योंकि डी के इलेक्ट्रॉन्स कम है तो रिपल्शन कम होगा, तो साइज कम होने लगेगी। लेकिन जैसे से डी के इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे रिपल्शंस बढ़ने लगेंगे, जिसकी वजह से वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को काउंटर बैलेंस करने लगेंगे और साइज कांस्टेंट होने लगेगा। और लास्ट में रिपल्शंस इतने बढ़ जाएंगे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हार जाएगा और साइज अचानक से रिपल्शंस की वजह से इंक्रीज कर जाए। कुछ समझ पाए बात को? यस सर। यानी अगर आप इसको एक लाइन से पढ़ना चाहें तो एक बार मैं पढ़ के दिखा देता हूं। इन ट्रांजिशन सीरीज, जैसे कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का एग्जांपल लिया है मैंने, दिस इज माय फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ठीक, 3D सीरीज। तो ये जो 3D सीरीज है, 3D1 3D2 3D3 3D4 सो ऑन, ये 3D सीरीज के अंदर का एक एग्जांपल है। द कोवेलेंट रेडियाई ऑफ दीज एलिमेंट्स डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ रो until near the end when the size increases slightly। ये पहली लाइन समझ में आई? ये वाली बात समझ में आई कि अगर आप पीरियड में लेफ्ट से राइट मूव करेंगे डी सीरीज में तो आपका साइज कम होगा तब तक जब तक आप एंड तक नहीं पहुंचते, और एंड में आपका साइज अचानक इंक्रीज कर जाता है। एंड दिस इज इर्रेगुलरिटी। गड़बड़ कहां हो रही है? गड़बड़ क्या हो रही है? गड़बड़ ये हो रही है कि शुरू में जब डी इलेक्ट्रॉन्स आप भरते हैं तो उस केस में डी इलेक्ट्रॉन्स के, क्योंकि डी इलेक्ट्रॉन्स कम है तो उनके बीच में रिपल्शंस कम होते हैं। अगर रिपल्शंस कम है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट करेगा और साइज आपका कम होता चला जाएगा। और आगे चलेंगे, चलते गए, तब क्या होगा? जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे आपका इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस को और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करते जाएंगे। लास्ट में डी में इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे कि वो आपस में एक दूसरे को इतना रिपल करेंगे कि साइज अचानक इंक्रीज कर जाए।
ये बहुत सिंपल सा है, मतलब तुम इसको अननेसेसरी मुश्किल मत बनाओ, लेकिन ये सिर्फ तुम लोगों को तब समझ में आएगा जब कुछ टेक्निकल वर्ड समझोगे। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अब जिन लोगों ने सुना ही नहीं है उनको समझ में नहीं आएगा। शील्डिंग, ये सब उन लोगों के लिए कह रहा हूं जिन लोगों ने ये चीजें नहीं अटेंड की हैं, उनको ये चीज मुश्किल लग सकती है, लेकिन जिन्होंने अटेंड किया उनको ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगर आप आगे बढ़ते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से साइज श्रिंक करता है। यहां पर भी यही हो रहा है, आप जैसे जैसे आगे पढ़ रहे हैं तो डी के इलेक्ट्रॉन्स काफी कम है, शील्डिंग कमजोर है, जिसकी वजह से ईएनसी बढ़े। अब देखो ये कुछ कुछ वर्ड्स हैं जिनको समझ में नहीं आएगा, आप नहीं समझ सकते। ये वाली बात समझ में आ रही है कि शील्डिंग के कमजोर होने से ईएनसी बढ़ता है। ये वाली बात समझ में आ रही है कि इलेक्ट्रॉनिक शील्डिंग अगर कम हो गई तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा। कृत समझ में आ रही है बात? ठीक, तो यानी अगर आप डी इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे डी में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से शील्डिंग क्योंकि डी इलेक्ट्रॉन्स की काफी कमजोर होती है, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज घटेगा। चलिए घटता गया। अब क्या होगा, इसके बाद क्यों नहीं घट रहा? इसके बाद भी तो डी में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो घट क्यों नहीं रहा है? क्यों? क्योंकि अब डी में काफी इलेक्ट्रॉन्स आ गए, D4, D5, D6, जिसकी वजह से उनमें रिपल्शन चालू हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दोनों नेगेटिवली चार्ज हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो जब डी में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आने लगते हैं तो वो रिपेल भी करने लगते हैं। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो साइज घट रहा है, और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से साइज बढ़ रहा है। तो ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो साइज क्या चल रहा है? कांस्टेंट। समझ में आई बात? और बाद में इतने सारे डी आ गए कि उनमें इतना रिपल्शन हो गया कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हराकर साइज अचानक इंक्रीज कर। यानी शुरू में कौन जीता? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बीच में क्या चल रहा है? बराबर की लड़ाई। लास्ट में कौन जीता? इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के जीतने से साइज घट गया, बीच में बराबर होने से साइज बराबर हो गया, लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के बढ़ने से साइज इंक्रीज हो गया। खत्म हो गई बात। कुछ समझे? सर सेम ये चीज आरुषा बोलो क्या लफड़ा है? आरुषा कुछ लफड़ा है? सर एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। हाँ बोलो। सर ये आयरन के बाद कोबाल्ट का कम क्यों हो गया फिर, अगर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा है? नहीं देखो, ऐसे मत सोचो, कम तो ये रेडियस निकाली गई है, मतलब आप इसको कम या ज्यादा मत बोलिए, इसको तो आप बराबर बोलिए। मेरा सजेशन ये है कि आप इसको कम मत बोलिए, आप ये बोलिए दे ऑल आर ऑलमोस्ट सिमिलर इन साइज। दे ऑल आर ऑलमोस्ट सिमिलर इन साइज, क्योंकि ये रेडियस कैलकुलेट की गई है एग्जैक्टली 1.16 है। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि भाई कोबाल्ट के अंदर हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इस बार इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को डोमिनेट ना कर पाते हो, क्योंकि डी में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने से ईएनसी भी तो बढ़ रहा है ना, तो हो सकता है ईएनसी थोड़ा ज्यादा बढ़ रहा है एज कंपेयर। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आप सिर्फ इस बात को थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर पाएंगे कि आगे बढ़ने पर ईएनसी बढ़ा, साइज आपका कम हुआ, बीच में लड़ाई बराबर की चली तो साइज लगभग बराबर रहा, और लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन डोमिनेट कर गए तो साइज इंक्रीज कर गया। यानी आप थ्योरेटिकली सिर्फ 3 स्टेटमेंट दे सकते हैं। शुरू में साइज का कम होना, क्यों? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस को। व्हाई? बिकॉज द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी लेस, तो रिपल्शन भी कम ही होगा। तो कौन जीत गया? ईएनसी जीत गया। फिर जैसे जैसे डी बढ़ा, D4, D5, D6, D7, तो ऐसे में डी बढ़ने लगा तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ने लगे। ईएनसी भी बढ़ रहा है, तुम्हें पता आगे आने पे ईएनसी बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, लेकिन रिपल्शन भी तो बढ़ रहा है। यानी रिपल्शन की वजह से साइज बढ़ा और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से साइज घटा, तो ना बढ़ा ना घटा, क्योंकि दोनों लोगों की लड़ाई मजबूत हो गई, बराबर हो गई, तो ऐसे में साइज कांस्टेंट चला। लास्ट में आके कॉपर और जिंक के अंदर डी के इलेक्ट्रॉन्स इतने ज्यादा हो गए कि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इतना बढ़ गया कि अब उस बढ़े हुए इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को ईएनसी ओवरकम नहीं कर पाया और साइज अचानक से फैल गए। ये डी सीरीज में होने वाले साइज के चेंजेस को आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसमें से 2 ही फैक्टर्स इंक्लूड किए गए हैं, एक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और एक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। शुरू में ईएनसी डोमिनेट करता है, साइज घटता है, बीच में दोनों बराबर चलते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं, इसलिए साइज लगभग बराबर चलता है, और लास्ट में रिपल्शन जीत जाते हैं, जिसकी वजह से साइज इंक्रीज कर जाता है। सर आगे बढ़ने से तो प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं ना, तो उससे तो एक यूनिट से बढ़ रहा है वो चार्ज। तो प्रोटॉन एक यूनिट से बढ़ रहा है ना? यस सर, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी तो एक यूनिट से ही बढ़ रहा होगा। हाँ नहीं, एक यूनिट से क्यों बढ़ रहा होगा? डी के इलेक्ट्रॉन शील्ड नहीं करते हैं, कम शील्ड करते हैं ना। बोलो क्या फिर बढ़ रहा है? जिंक के बाद एकदम से फिर वापस से एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगा?
हाँ नहीं, लेकिन अब डी सीरीज की बात चल रही है, अब डी के बाद सीरीज खत्म, मतलब डी के बाद ये बड़ी बिल्डिंग शुरू हो जाती है जो पी सीरीज हाँ। होती है, मतलब पी और तो पी पी फिर वापस से जिंक के बाद एकदम से बहुत कम हो साइज जाएगा साइज क्या? कम हो जाएगा। सर ये सेम पैटर्न डी क्लॉक के हर पीरियड में देखे हाँ जाएंगे? सेम पैटर्न, ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न आपको डी सीरीज के एलिमेंट्स में देखने को मिलेगा, चाहे वो 3D हो, चाहे 4D, चाहे 5D, ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न। यानी और आपको F अगर ब्लॉक कभी में भी यही होता है? नहीं, एफ ब्लॉक तो अलग ही होते हैं यार, एफ ब्लॉक को तो अभी हम डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं। एफ ब्लॉक को तुमने देखा ना, पीरियोडिक टेबल में बाहर निकाल के खड़ा कर देते हैं, तो हम तो हाँ, तो हम उनकी बात ही नहीं कर रहे, हम तो बड़ी सीधी सीधी बात कर रहे हैं कि डी सीरीज के अंदर डी इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट गड़बड़ क्या करता। तो तुम्हारे लिए सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है, डी इलेक्ट्रॉन्स गड़बड़ सिर्फ ये करते हैं कि एक तो उनकी देखो इंपॉर्टेंट लाइंस क्या क्या है वो याद रखनी चाहिए। डी इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग बहुत पुअर होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। जो डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी डी इलेक्ट्रॉन्स का मतलब जो इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल के अंदर आएंगे, वो बहुत कम शील्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि डी ऑर्बिटल्स की न्यूक्लियस की तरफ जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है, पेनिट्रेटिंग पावर वो बहुत कम होती है। डी में रहने वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होते हैं, उनका मूवमेंट न्यूक्लियस से दूर होता है, इसलिए उनका जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो कमजोर होता है। यानी डी इलेक्ट्रॉन्स एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स, इनफैक्ट डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स की जो शील्डिंग है वो बहुत पुअर कंसीडर की जाती है। डी इलेक्ट्रॉन्स के आने से एकदम चमक जाता है, अरे यार डी इलेक्ट्रॉन है, शील्ड कम करेगा, शील्ड कम करेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एकदम से बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मैं अभी इरेगुलरिटी, नेक्स्ट इरेगुलरिटी लाऊंगा, इसमें और क्लैरिटी आएगी। तो सब लोग इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि डी सीरीज के अंदर, यानी तुम्हारे सामने अभी तक रेडियस की 2 इरेगुलरिटी आ गई। आगे बढ़ने पर सबसे आखिरी वाला आदमी जो इनर्ट गैस का आदमी है उसको सबसे छोटा होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली वो सबसे बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि मैं उसकी वैन डर वाल रेडियस कैलकुलेट करता हूं और वैन डर वाल रेडियस नॉर्मल कोवेलेंट रेडियस से काफी बड़ी होती। दूसरी इरेगुलरिटी क्या है? डी सीरीज में आगे बढ़ने पर साइज घटना चाहिए, जो कि होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली लफड़ा क्या है, शुरू में तो घटता है लेकिन बीच में कांस्टेंट और अचानक लास्ट में बढ़ जाता है। दिस इरेगुलरिटी इज डिफाइंड बाय द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स एंड द इंक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। शुरू में इंक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से साइज कम हुआ, बीच में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और रिपल्शन बराबर हो गए तो साइज कांस्टेंट हो गया, और लास्ट में रिपल्शन बढ़ गया तो साइज इंक्रीज कर गया। यानी आप इसको ना उस पे ग्राफ के फॉर्म में भी सवाल बन सकता है, जरा समझना। आप ये सवाल आपको ग्राफ के फॉर्म में पूछ सकता है, एक कर्व जैसा बना के दे देगा, तो जिन बच्चों को आइडिया होगा वो समझ पाएंगे। मतलब कर्व का मतलब ये हुआ, जैसे ऐसे भी बना के दे सकता है कि ये आप साइज ले लेते हैं और ये मान लीजिए एटॉमिक नंबर हो गया, कुछ भी ले लेते हैं ऐसे एटॉमिक नंबर। तो तुमने मुझे जरा सब लोग साइज बताते चलना। सबसे पहले जो स्कैंडियम था उसका साइज कितना था? 1.44 ना? यस सर। ठीक है 1.44। ठीक है, दूसरा आदमी कौन सा? स्कैंडियम बाद टाइटेनियम कितना था? 1.32। चलिए ये 1.32 हो गया। टाइटेनियम के बाद कौन था? वैनेडियम। वैनेडियम कितना था? 1.22। वैनेडियम के बाद कौन था? क्रोमियम। क्रोमियम कितना था? 1.18। 1.18 था। चलिए ठीक है। क्रोमियम के बाद कौन था? मैंगनीज। मैग्नीज कितना था? 1.17। 1.17। चलिए ये भी थोड़ा सा कम हुआ। 1.17 के बाद आयरन 1.17। 1.17, ये ऑलमोस्ट सिमिलर पैरेलल लाइन हो गई, 1.17 हो गया। चलिए ठीक है। उसके बाद कोबाल्ट 1.16। वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर 1.16। उसके बाद निकल 1.15। 1.15। फिर कॉपर 1.17। थोड़ा सा बढ़ा 1.17। फिर जिंक जिंक 1.25। 1.25। 1.25 का मतलब 1.22 के ऊपर और 1.32 के नीचे। ये एक कर्व के फॉर्म में भी सवाल पूछ सकता है और आपसे धीरे से लोकेट करवा सकता है कि क्या आप बता सकते हैं कि ये एलिमेंट कौन है, ऐसे करके बस, जिसका रेडियस जो है वो 1.25 के तो नीचे है, लेकिन मतलब समझ रहा हूं कि जो भी है। तो ये जो आदमी लोकेट किया आपने, दिस इज स्कैंडियम, दिस इज टाइटेनियम, दिस इज वैनेडियम, दिस इज क्रोमियम, फिकोनिकुजन, शक्ति वक्रव मन फिकोनिकुजन, ये आपकी सीरीज बन गई है। तो ये जो है ये एक सीरीज के फॉर्म में भी, या समझ लो ग्राफ के फॉर्म में भी आपको कुछ सवाल बना के पूछ सकता है कि ये जो बीच में बदतमीजी चल रही है ये कौन से लोग हैं। तो जो बीच में पैरेलल मामला चल रहा है ये वो लोग हैं जहां पर रिपल्शंस और ईएनसी बराबर लड़ाई कर रहे हैं। बात समझे कि नहीं? ये वो बीच के लोग हैं जहां पर रिपल्शंस और ईएनसी बराबर की लड़ाई कर रहा है। ये शुरू के लोग हैं जिसमें ईएनसी जीत रहा है, और ये आखिर के जो दो लोग हैं जिसमें रिपल्शन जीत रहा है। बस खत्म हो गई बात। तो डी सीरीज में ये एक इरेगुलरिटी। अदरवाइज तुम खुद बताओ जो नॉर्मल ग्राफ होना चाहिए, क्या ग्राफ ऐसा होना चाहिए? जो नॉर्मल ग्राफ होना चाहिए मेरे हिसाब से वो नॉर्मल ग्राफ ऐसा होना चाहिए।
क्यों? क्योंकि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ईएनसी बढ़ता जाएगा और आपका साइज डिक्रीज होना चाहिए। समझ में आ रही बात? लेकिन ऐसा नहीं होता, वो कह रहा नहीं ऐसा नहीं है, नीचे जाने के बाद कांस्टेंट ऐसे करके, तो इसका मतलब ये हुआ ये इरेगुलरिटी एक्सप्लेन की जा सकती है, आप इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस और ईएनसी को आपस में मिक्स कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। सर एटॉमिक रेडियाई याद करनी पड़ेगी? नहीं याद करनी पड़ेगी, मैं जानबूझ के इसलिए सिर्फ लिख के लाया था ताकि तुम्हें ये बता पाऊं कि देखो बीच में बराबर चल रहा है, यहाँ उठ गया, सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए, है ना, और कोई लॉजिक नहीं है। ये जरूर हो सकता है कि तुमको ये पूछा जाए इस कर्व में कि ये जो फ्लैट एरिया है, ये फ्लैट एरिया में कौन आता है, तो आप बता सकते हैं फ्लैट एरिया में वो क्रोमियम से लेके वो कॉपर तक के लोग आते हैं, जिसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और रिपल्शन से एक दूसरे को ओवरकम कर रहे हैं। तो हमें थोड़ा सा क्लैरिटी होनी चाहिए। और मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये तो शुरुआत है, तुम्हें इस तरह के ग्राफ्स और भी या इस तरह के डेटाबेस सवाल जेई के पेपर में और नीट के पेपर में पूछने शुरू करिए, तो तुम्हें तो बहुत डिटेल में इनको पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें याद रखना पड़ेगा। मतलब मैं अभी तो तुमको ये बोल रहा हूं कि नहीं तुम्हें रेडियस याद नहीं करनी है, बट मुझे ऐसा लगता है मुझे तुमको अभी से ये बता देना चाहिए कि रेडियस भी याद करोगे तो फायदे में रहोगे। अब फिर वही वाली बात आती है कि ऐसे मत सोचो सर क्या क्या याद करेंगे, करना है ना, मतलब और कोई रास्ता नहीं, क्योंकि जेई का पेपर और नीट का पेपर अब बहुत ज्यादा मैंने देखा है, बहुत घुस के पूछता है, घुस के इन द सेंस कि तुम्हें लगता है यार ये क्या है, और एनसीईआरटी में बाकायदा लिखा गया एक छोटी सी लाइन की 0.7 ppm से कम फ्लोराइड कंसंट्रेशन होनी चाहिए पानी को पीने के लिए, समझ रहे, ऐसे छोटा सा लिख दिया। तो तुम सोचो यार ये क्या बदतमीजी है, ये कैसे पूछ लिया 0.7, तो ये तक पूछता है जेई के पेपर और नीट के पेपर में, आप सोचिए। तो तुम्हें सिर्फ बेवकूफ बनाने वाली बात है कि अरे नहीं यार ये सब नहीं करो, समझ लो, तो सिर्फ समझो बात को, अकल लगाओ, लॉजिक समझो, सब बेकार की बातें हैं। अगर याद करने का लगता है तो उसे याद करना पड़ेगा। और केमिस्ट्री में कुछ पोर्शन ऐसा है, बल्कि तुम सब जानते हो फिजिक्स में भी, मैथ्स में भी और बायो में भी पोर्शन कुछ ऐसे हैं जो अच्छी तरह से घोटने पड़ते हैं, तो तुम्हें भी ये पोर्शन याद रखने पड़ते। यहां तक समझ में आ गया? आगे बढ़े। ठीक, अब हम आते हैं तीसरी इरेगुलरिटी। तीसरी इरेगुलरिटी क्या कहती, तुम बताना क्या गड़बड़ हो रहा है। अगर मैं ऊपर से नीचे गिरूं, कहां चल रहा हूं मैं, ऊपर से नीचे गिर रहा हूं तो पीरियड में या ग्रुप में? ग्रुप ऊपर से नीचे गिरना ग्रुप में होता है या पीरियड में? ग्रुप में। ग्रुप में, यानी आप ऊपर से नीचे गिरेंगे तो आप ग्रुप में नीचे गिरेंगे, और लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो पीरियड में मूव करेंगे। ठीक, तो अब आप ऊपर से नीचे गिर रहे हैं। अब मुझे बताना कि सब सही चल रहा है या गड़बड़ हो रहा है। मैं ऊपर से नीचे आया, ऊपर से नीचे मतलब फर्स्ट स्टेप नीचे उतरा तो आदमी मोटा मिला, जैसे मैं नीचे उतरा फर्स्ट आदमी जो आदमी पहला स्टेप उतरा तो आदमी मोटा मिला। सही है गड़बड़ है? सही है। सही है। और नीचे आया तो आदमी मोटा मिला, और सही ये भी सही। और नीचे आया तो आदमी उतना ही मोटा मिला जितना ऊपर वाला था। ये सही है लफड़ा है? ये सही है लफड़ा? एबनॉर्मल, ये लफड़ा है। क्योंकि नीचे उतरने पर, सर बात हो चुकी है हमारी, नीचे उतरने पर साइज बढ़ता है ड्यू टू इंक्रीमेंट इन द शेल। क्लियर? यानी इफ यू आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप ड्यू टू इंक्रीमेंट इन द शेल द साइज इंक्रीजेस। क्लियर? अभी हमारी बात हुई थी ग्रुप में नीचे उतरने पर शेल इंक्रीज करती है, सब लोगों को पता है ये वाली बात? यस सर। ये कृत के पीछे जो दो बच्चियां बैठी हैं, ये लोग सुन रही हैं, समझ नहीं भाई, दोनों बच्चियां जो है, तुम लोग नाम क्या क्या है, तुम लोग के नाम बता दो। तुम लोग को चेहरा देख के ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी कोई किडनी मांग रहा है बार बार, सानिया। बार बार मना कर रहे हो, और तुम्हारी किडनियां बार बार मैं मांग रहा हूँ किडनी दे दो, फिर तुम ऐसे मुंह बना देते हो, तो फिर बात निकल जाती है। फिर 2 मिनट बाद जब मैं तुम्हें देखता हूँ ऐसा लगता है यार ये किडनी लेके छोड़ेगा लग रहा है। थोड़ा हिम्मत से काम लो, थोड़ा सा, तुम लोग लेट एडमिशन तुमने लिया है तो सीख जाओगे, बट ये कि अब जो है सो है, मतलब समझ लो, अब इसको आसान नहीं कर सकते, और आसान है, बहुत बहुत थ्योरेटिकल है और बहुत सिंपल है। पुरानी बातों को थोड़ा सा लिंक कर लो बस, है ना, तो इसलिए घर में जाके थोड़ा सा एक बार जरूर देखना इस बात को। ठीक, बहरहाल, तो अगर आप ग्रुप में नीचे उतरते हैं तो आपका शेल बढ़ता जाता है, फर्स्ट शेल, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जैसे जैसे शेल बढ़ती जाएगी साइज बढ़ता जाएगा, ये तो नॉर्मल। लेकिन अगर कहीं बीच में ऐसा कोई आदमी मिल जाए जो ये कहे कि भाई मेरा जो साइज है वो ऊपर वाले के बराबर है, यानी मैं तो नीचे हूं, मेरा साइज तो बड़ा होना चाहिए, लेकिन वो कह रहा नहीं मैं तो ऊपर वाले के बराबर हूं, ये गड़बड़, ये नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो दिस इज इर्रेगुलरिटी और लफड़ा इन दिस पीरियोडिक टेबल। अगेन क्लियर? अब मैं एग्जांपल लेता हूं। जब आप ऊपर से नीचे उतरते हैं तो सब ठीक चल रहा होता है, कोई गड़बड़ नहीं है, साइज बढ़ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अचानक एल्युमिनियम आता है, एल्युमिनियम, ठीक, एल्युमिनियम के नीचे गैलियम आता है। पी ब्लॉक के अंदर जब तुम देखोगे तो एल्युमिनियम के नीचे जो है वो गैलियम आता है।
तो जब एल्युमिनियम के नीचे गैलियम आता है तो मैं गैलियम से पूछता हूं कि भाई आपका जो साइज है, क्योंकि आप एल्युमिनियम के नीचे हैं तो आपका साइज बड़ा होना चाहिए और एल्युमिनियम का साइज छोटा होना चाहिए। पता ये चलता है कि एल्युमिनियम और गैलियम ऑलमोस्ट सिमिलर साइज के होते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर। ऐसा क्यों होता है? और ऐसा हर उस जगह देखने को मिलेगा जहां ये वाली बात आएगी, हम बात करते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, जब आप ऊपर से नीचे उतरते हैं तो शेल बढ़ती, तो ऐसा हो सकता है क्या कभी कि जब आप ऊपर से नीचे उतरते हैं तो पहली बार आपके इलेक्ट्रॉन्स डी में घुसना शुरू करते हैं? ऐसा हो सकता है कि नहीं? अगर आप ऊपर से नीचे उतर रहे हैं तो शेल इंक्रीज करेगी, शेल इंक्रीज करेगी तो ऐसा हो सकता है कि ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन डी के अंदर नहीं, लेकिन नेक्स्ट वाले एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन डी के अंदर है। ये हो सकता है कि नहीं? क्या ऐसा पीरियड में हो सकता है? सोचो आप, क्या पीरियड में ऐसा हो सकता है कि अरे वाह आगे चलते चलते अरे डी का इलेक्ट्रॉन आ गया, हमारे पास डी नहीं है तुम्हारे पास डी है? ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पीरियड में आगे बढ़ने पर शेल चेंज नहीं होती। अगर डी का इलेक्ट्रॉन पहले आदमी के अंदर है तो वहां भी होगा, नहीं है तो नहीं है, बात खत्म। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन जब आप ग्रुप में नीचे उतरते हैं तो शेल बढ़ती है। सोचो फर्स्ट शेल में डी होता है कि नहीं? नहीं, याद है फर्स्ट शेल में सिर्फ एक ही शहर होता, एक ही इलाका होता है एस। जब आप सेकंड शेल में आते हैं तो दो इलाके होते हैं एस एंड पी। जब थर्ड में आते हैं तो एसपीडी, यानी ऊपर से नीचे उतरने पर सर डी का इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं शुरू जरूर होता होगा। जहां पर डी का इन्वॉल्वमेंट शुरू होता है वहां लफड़ा आता है। क्यों? अभी क्या बताया था? डी इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग बहुत पुअर, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अचानक इंक्रीज कर जाता है। अब जरा कहानी ध्यान से सुनना। ऊपर से नीचे गिरते जा रहे हैं, हमारा साइज बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि सर कुछ नया नहीं हो रहा है, सब सही चल रहा है सर। लेकिन ऐसे ही जैसे यहां आने के बाद अगला आदमी आया, पता चला अगले आदमी के अंदर डी इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फौरन वो क्या बोलेगा कि भाई मेरे पास डी इलेक्ट्रॉन्स हैं, मेरा साइज तो बड़ा होना चाहिए क्योंकि मेरे पास शेल बड़ी है। ये तो मानते हो ना, क्योंकि नीचे वाले आदमी के पास शेल ज्यादा होंगी तो उसका साइज बड़ा होना चाहिए। लेकिन क्योंकि उसके अंदर डी का इलेक्ट्रॉन्स हैं तो शील्डिंग भी खराब हो गई, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। तो शेल के बढ़ने से साइज बढ़ा और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से साइज घटा, ना बढ़ा ना घटा, सिमिलर साइज का निकल आया। बताओ समझे कि नहीं? यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब आप ऊपर से नीचे, एंड दिस इज माय थर्ड इरेगुलरिटी जो तुम्हें दिखा भी सकते हैं, ये हमारी तीसरी इरेगुलरिटी है। रेडियस ऑफ एल्युमिनियम इज ऑलमोस्ट इक्वल टू रेडियस ऑफ गैलियम, एंड द रीजन इज बड़ा क्लियर कि मान लीजिए आप यहां हैं, यहां से आप नीचे उतरे, आपका साइज बढ़ना चाहिए, दिस इज नॉर्मल। अगर आप इसके बाद नीचे वाले आदमी की बात करें और उसका साइज आपके साइज के बराबर है, सो दिस इज इरेगुलरिटी। व्हाई? क्योंकि यहां से यहां आने में फर्स्ट टाइम डी का इन्वॉल्वमेंट होगा, फर्स्ट टाइम डी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व, और जैसे ही फर्स्ट टाइम डी इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, द शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, द शील्डिंग of d electrons is very poor, which results into increase in effective nuclear charge। समझो बात, यानी जब आप ऊपर से नीचे उतर रहे थे तो जैसे ही पहली बार डी का इन्वॉल्वमेंट हुआ, बस आप समझ लीजिएगा लफड़ा होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि डी इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग पुअर होती है, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। शेल के बढ़ने से साइज बढ़ना चाहिए, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से साइज कम हो गया, तो ना बढ़ा ना कम हो गया, ऊपर वाला और नीचे वाला ऑलमोस्ट बराबर हो गया। सपोज दिस इज एल्युमिनियम एंड दिस इज गैलियम, द साइज ऑफ एल्युमिनियम एंड गैलियम इज ऑलमोस्ट सिमिलर। व्हाई? जबकि अगर मान लो मैं इस फैक्टर को ना जानता हूं तो मैं किसको बड़ा बोलूंगा? बताओ, एल्युमिनियम और गैलियम में से किसको बड़ा बोलेंगे आप? गैलियम को। सर गैलियम नीचे होता है, उसके पास शेल ज्यादा होती है, वो बड़ा होगा, खत्म हो गई बात। लेकिन शेल के ज्यादा होने से उसको बड़ा होना चाहिए, बट ईएनसी भी तो ज्यादा होता है, क्योंकि गैलियम में पहली बार डी इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, और जब पहली बार डी इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होगा तो शील्डिंग खराब होने की वजह से ईएनसी इंक्रीज कर जाएगी। शेल बढ़ा, साइज बढ़ा, ईएनसी बढ़ा, साइज घटा, ना बढ़ा ना घटा, साइज ऑलमोस्ट एल्युमिनियम के बराबर। बताओ समझे? यानी ग्रुप में जब आप पहली बार ऊपर से नीचे उतरते वक्त डी इलेक्ट्रॉन्स को देखें तो आप समझ लीजिएगा झंझट चालू हो गया। बस आप इस बात को समझ लीजिए, और ये काम ग्रुप में मिलेगा।
पीरियड में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि पीरियड में ऐसा नहीं होता चलते गए अरे पहली बार डी के इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ये नहीं हो सकता। है तो है, नहीं है तो नहीं है। अचानक कुछ नहीं होगा क्योंकि शेल कांस्टेंट होती। लेकिन ग्रुप में नीचे उतरने पर हमारी शेल बढ़ती चली जाती। शेल के बढ़ने से हो सकता है फर्स्ट टाइम डी इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे, और जिस टाइम पर आपको डी इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे आप समझ लीजिएगा पक्का इर्रेगुलरिटी आएगी ही आएगी, इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं, आएगी ही आएगी। व्हाई? बिकॉज द शील्डिंग ऑफ d electrons is very poor. That is why ENC increases drastically. और ENC के बढ़ने से साइज एकदम से श्रिंक कर जाता। शेल तो बढ़ रही थी तो साइज बढ़ना चाहिए था, लेकिन ENC के बढ़ने से वो श्रिंक कर गया, तो ना बढ़ा ना घटा, ऑलमोस्ट ऊपर वाले के बराबर, ऑलमोस्ट बराबर। कोई पूछे अगर आपसे कि एल्युमिनियम और गैलियम में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका ज्यादा होता है, तो क्या जवाब देंगे आप? एल्युमिनियम और गैलियम में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसके पास ज्यादा? दोनों के साइजेस बराबर, किसके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा? गैलियम के पास। अरे भाई साइज तभी तो बराबर है क्योंकि ENC ज्यादा होगा, वरना तो इसकी शेल ज्यादा होती है। शेल ज्यादा होने से इसका साइज बड़ा होना चाहिए। फिर भी अगर ये ऊपर वाले के बराबर है तो इसका मतलब इसके अंदर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। और रीजन क्या है? डी का इन्वॉल्वमेंट। यानी पीरियोडिक टेबल में जब आप पहली बार ऊपर से नीचे उतरते हैं, ये सेकंड वाला, ये जो नीचे वाला हमने जो इर्रेगुलरिटी लिखा है ये नेक्स्ट है, सिर्फ तुम ऊपर वाली इर्रेगुलरिटी लिखो। बिकॉज ऑफ डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। व्हाट इज डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन? डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन सेज दिस इज डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स शील्डिंग पुअर करते हैं, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाता है और साइज कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। दिस कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू डी इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। समझ पाए भी बात? यस सर। मैं तुम्हें जरा कॉन्फ़िगरेशंस दिखाता हूं। ये अब बोरॉन, एल्युमिनियम और गैलियम का एक बार जरा बना के देखना जरा। बोरॉन का 5, एल्युमिनियम का 13 और गैलियम का 31। जरा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो एक बार। ये बोरॉन ले लेते हैं, दिस इज बोरॉन। बोरॉन इज 5, एल्युमिनियम इज 13 और गैलियम इज 31। जरा इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। बोरॉन का क्या बनेगा जरा जल्दी से बताओ? 1s2 2s2 2p1। सारी कहानी सेकंड पीरियड में चल रही है, सारी कहानी सेकंड शेल में चल रही है। क्या डी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है सेकंड शेल में? सवाल ही नहीं होता। सेकंड शेल में सर डी होता ही नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं। चलिए ठीक है, बोरॉन के बाद एल्युमिनियम के पास आते हैं। एल्युमिनियम इज 1s2 2s2, दैट इज 13, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। क्लियर? क्या सेकंड पीरियड के बाद जब आप थर्ड पीरियड में आए तो क्या डी के इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं आपको? क्या बोरॉन से एल्युमिनियम में आने पर डी का इन्वॉल्वमेंट हुआ? नहीं। लेकिन क्या शेल बढ़ रही है? देख लीजिए, यहां सेकंड शेल में काम चल रहा है, यहां थर्ड शेल का काम चल रहा है, यानी शेल इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब एल्युमिनियम का साइज बोरॉन से बड़ा होना चाहिए। क्लियर? क्योंकि एल्युमिनियम में शेल ज्यादा है। अब आते हैं गैलियम। एक बार जरा गैलियम का बना के देखते हैं। गैलियम का जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, गैलियम इज 31। कितना बनेगा 31 में? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p1। क्लियर? अब जरा ध्यान से देखिए, शेल इंक्रीज हुई कि नहीं? फोर्थ शेल। लेकिन फोर्थ शेल में इलेक्ट्रॉन आने से पहले डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं?
10 बस सर पहली बार डी दिखा है मुझे, मैं समझ गया यहां झंझट होगी, क्योंकि डी के जो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं सर, उनके आने से 10 प्रोटॉन भी आए होंगे। बात समझ लो, 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो 10 प्रोटॉन्स भी आएंगे, लेकिन ये डी इलेक्ट्रॉन शील्ड ही नहीं करते सर, बेकार शील्डिंग होती है। इससे ईएनसी एकदम से बढ़ जाता है, यानी शेल के बढ़ने से साइज बढ़ना चाहिए, लेकिन इस डी के इन्वॉल्वमेंट की वजह से ईएनसी इंक्रीज कर जाता है। तो शेल के बढ़ने से साइज बढ़ा और ईएनसी के बढ़ने से वापस घट गया, तो ना बढ़ा ना घटा, साइज ऑलमोस्ट सिमिलर। यानी बोरॉन एल्युमिनियम से छोटा हो सकता है, लेकिन एल्युमिनियम और गैलियम का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। समझो बात? यहाँ पर रिपल्शन नहीं होगा? नहीं, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस तो होंगे ही, डी के इलेक्ट्रॉन्स के आने से वजह से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होंगे, वो सारे फैक्टर तो साइज को बढ़ाते ही है। तो हम तो यही कह रहे थे कि साइज बढ़ना चाहिए, बढ़ भी रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन घट क्यों गया, साइज छोटा क्यों हो गया? वो डी के इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस की वजह से नहीं, वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से। यानी डी इलेक्ट्रॉन्स की जो शील्डिंग है वो इतनी पुअर होती है कि उनका इन्वॉल्वमेंट साइज को अचानक कम करता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। समझो, और ऐसा सब तुम्हें तब दिखाई देगा जब आपको फर्स्ट टाइम डी का इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे। किसी भी पीरियड में आगे बढ़ने पर फर्स्ट टाइम कुछ नहीं होता, D1 D2 D3 D4 है तो है, नहीं है तो नहीं है, डी है तो है डी, अगर डी नहीं है तो डी नहीं है। यहां पर क्या है, क्योंकि शेल बढ़ती जा रही है तो हो सकता है ऊपर डी ना हो लेकिन नीचे डी आ सकता है। अच्छा बताओ, ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर डी है, मतलब ऊपर डी नहीं है, यहां पर भी डी नहीं है, यहां डी आ गया, ठीक, इसके नीचे भी डी आ गया, अचानक एफ आ गया, ऐसा हो सकता है क्या? अचानक एफ आ गया, हो सकता है, क्योंकि सर पीरियड में नीचे उतरने पर शेल बढ़ती हैं, अचानक एफ का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, और जिस टाइम अचानक एफ का इन्वॉल्वमेंट होगा वहां फिर झंझट होगी। क्यों? क्योंकि सर एफ की शील्डिंग तो और पुअर होती है, एफ तो न्यूक्लियस से और दूर होते हैं, वो उनका पेनिट्रेशन न्यूक्लियस से और दूर होता है। हम उस इरेगुलरिटी की बात करेंगे जो हमारी लास्ट इरेगुलरिटी है, दैट इज फोर्थ इरेगुलरिटी। सब लोग पहले इसको समझने की कोशिश करो। सब लोग समझ पा रहे हैं? यानी अगर मैं रेडियस के इरेगुलरिटीज की बात करूं तो पहली इरेगुलरिटी है वैन डर वाल रेडियस इनर्ट गैसेस की काउंट की जाती है, जिसकी वजह से उसका साइज सबसे बड़ा हो जाता है। दूसरी इरेगुलरिटी आती है डी इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, डी ऑर्बिटल्स डी सीरीज के अंदर आगे बढ़ने पर साइज को घटना चाहिए, जबकि एक्चुअली डी सीरीज के अंदर शुरुआत में तो साइज घटता है बट बीच में कांस्टेंट होता है और लास्ट में अचानक साइज का इंक्रीमेंट एक इरेगुलरिटी प्रोड्यूस करता है। रीजन बहुत आसान है, शुरू में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट करता है जिसकी वजह से साइज घटता है, बीच में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर लेते हैं, और लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस डोमिनेट कर जाते हैं जिसकी वजह से साइज इंक्रीज कर जाता है। तीसरी इरेगुलरिटी आती है जब आप किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे उतरते हैं तो फर्स्ट टाइम डी इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट ड्यू टू दिस डी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन साइज को नीचे वाले और ऊपर वाले के साइज को बराबर कर देता है, एंड दिस इज एन इरेगुलरिटी, और ये डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जानी जाती है। क्या ये मानते हो दिस इज कॉन्ट्रैक्शन? डी इलेक्ट्रॉन्स के इन्वॉल्वमेंट की वजह से कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ये मानते हो कि नहीं? क्योंकि डी इलेक्ट्रॉन्स के इन्वॉल्वमेंट से ईएनसी बढ़ गया, और ईएनसी बढ़ गया तो कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो कॉन्ट्रैक्शन होने से साइज छोटा हो जाना चाहिए, नहीं, शेल भी तो बढ़ रही है ना, तो साइज बढ़ भी रहा है और कॉन्ट्रैक्शन से सिकुड़ भी रहा है, तो ना बढ़ रहा है ना सिकुड़ रहा है, ओवरऑल कांस्टेंट। बताओ समझे बात? ठीक, अच्छा अब सर ये ये बताओ, सिर्फ एल्यूमिनियम और गैलियम के लिए एप्लीकेबल है? क्या चीज बेटा? सर ये सिर्फ एल्यूमिनियम और गैलियम में ही होता है? नहीं, देखो फिर वही वाली बात, एल्युमिनियम गैलियम का एक एग्जांपल लिया है, इसके बगल वाले जो लोग हैं जहां पर भी ऊपर से नीचे उतरते वक्त फर्स्ट टाइम डी का इन्वॉल्वमेंट होगा वहां साइजेस के वेरिएशंस बहुत कम देखने को मिलेंगे। फर्स्ट टाइम डी का इन्वॉल्वमेंट है, दिस इन्वॉल्वमेंट इज नोन एज डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। मैं तो सिर्फ एक एग्जांपल से समझाना चाह रहा था कि एल्युमिनियम और गैलियम ऊपर नीचे होते हैं, बोरॉन सबसे ऊपर होता है, एल्युमिनियम नीचे, गैलियम और नीचे, उसके नीचे इंडियम आता है। तो अगर बोरॉन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम की बात करते हैं तो नीचे आने पर थ्योरेटिकली साइज इंक्रीज करना चाहिए, बट एक्चुअली यहां तो बढ़ता है, ये छोटा है ये बड़ा है, लेकिन ये वाला बराबर है। ये इरेगुलरिटी एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं मैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, एंड इट इज ड्यू टू डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है ये? ओके सर। चलिए अच्छा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ऐसा कुछ हो सकता है कभी हमारे सामने कि ऊपर से नीचे उतरते वक्त करते गए और अचानक नीचे वाला आदमी कहता है हमारे पास एफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है बिल्कुल। अगर उसने ये कह दिया कि हमारे पास एफ इलेक्ट्रॉन्स है तो हम समझ जाएंगे फिर गड़बड़ होने वाली है। क्यों? क्योंकि एफ इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को इंक्रीज कर देता है जिसकी वजह से साइज श्रिंक कर जाता है। बताओ समझे इस बात को? जिसका सबसे कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप ऊपर से नीचे की बात करते हैं, जैसे मैं फिर एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं तुम्हें। जैसे मान लीजिए आपने ले लिया कैसे ले पैलेडियम प्लैटिनम, निकिल पैलेडियम प्लैटिनम ले लेते हैं, ठीक, NiPdPt ये ले लेते हैं।
इसको जरा अगले पेज पे समझते हैं। अभी एग्जाम्पल फिर से देख लेंगे क्या क्या है, आप इसको जरा एक बार समझ के देख लेते हैं। मतलब ऐसा कुछ हो रहा है जैसे मान लीजिए आप डी सीरीज की बात करते हैं, तो आप डी सीरीज में ऐसे चलेंगे तो आपको इरेगुलरिटी दिखाई देगी। जब आप ऐसे चलेंगे तो क्या होगा, ऐसे चलने में यह हो सकता है कि पहले वाले आदमी के अंदर डी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक, और दूसरे वाले के अंदर भी डी इलेक्ट्रॉन्स हैं। चलिए ऐसे ले लेते हैं, जैसे निकल, पैलेडियम और मान लीजिए प्लैटिनम ले लेते हैं, ठीक। अब जो निकल होगा, उस निकल का जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो बनेगा 3d8, ठीक। अच्छा, अब ये बताओ निकल का कॉन्फ़िगरेशन अगर 3d8 है, 3d8 समझ रहे हो, 1s2 2s2 2p6 so on और लास्ट में आके 3d8 हो गया, ठीक, क्योंकि निकल में 28 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो निकल के नीचे जो पैलेडियम आता है, जब आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये 4d8 आएगा, जस्ट नीचे है तो ये एक शेल बढ़ जाएगी तो ये 4d8 आ जाएगा, और 4d8 के बाद जब पीटी लिखेंगे तो ये 5d8 आएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ निकल इज 3d8, पैलेडियम इज 4d8 एंड प्लैटिनम इज 5d8। अब तुम मुझे ये सोच के बताओ, लॉजिकली अगर ये हमारी पीरियोडिक टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल में इस तरह से ये लोग हैं, तो तुम्हारे हिसाब से थ्योरेटिकली ये होने से कुछ ऐसा ही होना चाहिए था, क्योंकि ये तो नॉर्मल है सर, नीचे उतर रहा है, आप देख रहे हैं आपका 5वां शेल है, आपके पास आपका शेल बढ़ रहा है, तो इसका मतलब आपका साइज इंक्रीज करना चाहिए, दिस इज नॉर्मल। कोई सोच के जवाब दे सकता है ये निकल किस पीरियड को बिलोंग करता है? एक बार में सच बताना, सही बताना, वरना मत बताना। निकल किस पीरियड को बोलना जरूरी था? फोर्थ पीरियड होगा, क्योंकि 4s भर चुकी है पहले, 4s2 3d8 होता है। पीरियड निकालना भूल गए? जो सबसे बड़ा शेल नंबर होता है वही पीरियड होता है। और 3d8 से पहले क्या भरता है? 4s2। तुम लोग तो बहुत लल्लू हो यार, तुम लोग कोई कॉन्फ़िगरेशन याद ही नहीं कर रहे हो, मतलब घर में पढ़ते नहीं हो क्या बिल्कुल भी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लिखना कितनी बार सीख चुके हो, कम से कम 20 लोगों का तो बना लो। 4s2 तक तो याद करो, तुमको 4s2 तक याद नहीं होता, 4s2 के बाद 3d स्टार्ट होता है। कुछ समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप 3d हैं तो आपसे पहले 4s2 भर चुका है, और 4s2 भर गया, इसका मतलब सबसे बड़ी शेल कौन सी है? 4th। तो आप किस पीरियड को बिलोंग करेंगे? 4th पीरियड। यानी निकल मेरा 4th पीरियड का आदमी है। चलिए ठीक है, ये 4th पीरियड हो गया। जो पैलेडियम है मेरा 5th पीरियड का आदमी, और जो प्लैटिनम है वो मेरा 6th पीरियड का आदमी। यहां तक समझ में आई बात? ठीक। अच्छा, अब ये बताओ 3d8 से पहले 4s भर चुका है, पैलेडियम के केस में क्या तुम्हें लगता है 4f भी भर चुका होगा? f का इलेक्ट्रॉन आया होगा कि नहीं इस जगह पर? यहां से यहां आते वक्त क्या इलेक्ट्रॉन f में गए होंगे? सोच के जवाब दो। नो सर, सवाल ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि सर 4d और 4f में अगर 4d में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो 4f तो इसके आगे होता होगा ना सर, क्योंकि n+l वैल्यू 4f की ज्यादा होती है 4d की नहीं। इसका मतलब हुआ अभी आपके पास सिर्फ इतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसमें d में इलेक्ट्रॉन फिल हो सकता है, लेकिन 4f में इलेक्ट्रॉन अभी नहीं जाएगा, क्योंकि 4f इसकी बात भरेगा। बात समझ रहे हो? 4f की एनर्जी 4d से ज्यादा होगी, तो अगर 4f की एनर्जी ज्यादा है तो आपका इलेक्ट्रॉन की फिलिंग अगर d में हो रही है तो f में नहीं हो सकती। इसका मतलब हुआ ऊपर से नीचे आते वक्त यहां भी f नहीं है और यहां भी f नहीं है। क्लियर है? ये दोनों जगह f नहीं है, तो इसका मतलब हुआ सर ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? यहां पर इरेगुलरिटी आएगी या नॉर्मल चलेगा सब? नॉर्मल। डी हमारे पास भी है, डी आपके पास भी है। जब दोनों के पास डी है तो डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन वाली बात कैंसिल हो गई। आप कौन सी बात आ सकती है? एफ वाली। लेकिन सर एफ तो अब आपके अंदर भी नहीं है, हमारे अंदर भी नहीं है, तो दैट मींस हमारे अंदर ना डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन का झंझट है ना एफ ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट है। इसका मतलब हम दोनों बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे सर। बिल्कुल सही चल रहा है सर, बिल्कुल नॉर्मल। यानी हमारा जो सेकंड आदमी है पैलेडियम, वो निकल से बड़ा होगा। क्लियर? ठीक। अच्छा, अब पैलेडियम के नीचे आया प्लैटिनम, प्लैटिनम में आया 5d, और तुम्हें पता है कि 5d का जो n+l वैल्यू होता है, अब ये सब पता नहीं तुम लोग को कुछ याद भी है कि नहीं, n 5 होता है और d का l वैल्यू 2 होता है, और n+l वैल्यू अगर तुम्हें समझ में आ रही हो तो ये 7 होती है। याद है कुछ n+l रूल? यानी 5d का n+l वैल्यू 7 है। चलिए अच्छा, जरा मुझे 4f का और निकाल के बताइए। 4f में n की वैल्यू हमारी है 4 और l की वैल्यू है हमारी 3, f का l 3 होता है। इनको जोड़ेंगे तो ये आएगा 7। क्या दोनों के n+l वैल्यू सेम आ रहे हैं? यस। क्या बताया था? जब दो लोगों के n+l वैल्यू सेम हो तो एनर्जी किस ऑर्बिटल और सबशेल की ज्यादा होती है? जिसका n ज्यादा होता है। और किसका n ज्यादा इन दोनों में? 5d का। इसका मतलब किसकी एनर्जी ज्यादा हुई? 5d।
तो फिर पहले कौन भरेगा, 5d या 4f? 5D 4F जिसकी एनर्जी कम होती है आजकल वो पहले भरने लगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये कौन बोल रहा था अभी 5d? कृत है क्या? कृत बच गए तुम, आज कत्ल हो जाता, हम बता रहे तुम्हें, छोटे छोटे टुकड़े करके। हाँ ये देखिए, माइक दीजिए इनको, ये बड़ा देर से तड़प रहे थे। माइक तुम पीछे रख लेना भाई, इसको मत देना। हाँ मैंने बोला ही नहीं कुछ। इसलिए कह रहे हैं तुम बच गए, और क्या बोल रहे हैं, इतनी देर में तो हम खत्म कर देते। तो हम ये कह रहे हैं कि अब 5d और 4f में n+l वैल्यू दोनों की बराबर है, देन द डिसाइडिंग फैक्टर विल बी n एंड द n ऑफ 5d इज मोर देन द n ऑफ 4f, सो अल्टीमेटली किसकी एनर्जी ज्यादा हुई, 5d। अब अगर 5d की एनर्जी ज्यादा है तो पहले कौन भरेगा, 4f। जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है वो बाद में भरता है, और जिसकी एनर्जी कम होती है वो पहले भरता है। और आप कह रहे हैं कि 5d की एनर्जी ज्यादा है क्योंकि इसकी n वैल्यू ज्यादा है, तो पहले कौन भरेगा, 4f। अब अगर यहां 5d भर चुका है तो तुम्हें नहीं लगता इससे पहले 4f भर चुका होगा? इसका मतलब साहब के पास f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके पास नहीं थे, इनके पास नहीं थे, लेकिन इसके पास है। यानी सर यहां लफड़ा आ गया, सर यहां लफड़ा आ गया। ये जो आपने ड्रामा किया ये पक्का लफड़े वाली सिचुएशन है, ये हमें सही नहीं लगता, क्योंकि यहां पहली बार f का इन्वॉल्वमेंट है। समझो बात यार, ये इतना सिंपल है, हम तुम्हें बता नहीं सकते। अगर तुम थोड़ा सा भी पुरानी बातों को ट्रेस करके चलो ना तो ये तुम्हें बहुत आसान लगेगा। दिक्कत क्या है कि पुराना कुछ नहीं याद करते हो, क्योंकि घर में पढ़ाई से कोई लेना देना ही नहीं, कोई लेना देना नहीं। अपना स्कूल का कुछ होमवर्क निपटा दिया, थोड़ा बहुत अपना पढ़ा लिया हल्का फुल्का, माँ बाप को अपना बेवकूफ बना दिया, और हो गई बस तैयारी, वो खत्म हो गया। यही चल रहा है। अरे यार समझ लो, पागलों की तरह वो जो नजर आता है शक्ल से, सिर्फ इस बात जो शक्ल से नजर आता है कि आदमी कितना सीरियस है। अब जैसे यहां पर इस पूरे क्लास में 2 बच्चे बहुत सीरियस है, वही जिनकी किडनी ली जा रही, वो सबसे ज्यादा सीरियस लग रहा है इस टाइम, बाकी कोई सीरियस नहीं। ये दोनों महिलाएं जो हैं बेचारी बच्चियां, ये इतना परेशान लग रही हैं इस टाइम कि पता नहीं, अगर ये मास्टर आज हमारे सामने आ जाता, खत्म, मास्टर वो जान लेकर खत्म कर देते। ये हम समझ रहे तुम्हारी कैफियत, तुम लोगों की क्या चल रही है, क्योंकि कुछ पुराना याद नहीं कर रहे हो, पुराना याद नहीं है। तो अगर याद नहीं है तो ये चीजें थोड़ी सी टफ लगेंगी, लेकिन जिन लोगों ने पुराना सीक्वेंस बना रखा है उनको ये चीजें बहुत आसान लगेंगी, बिकॉज ये इसमें केमिस्ट्री नहीं लगती यार कहीं। समझो बात को, इसमें केमिस्ट्री यही तो है कि डी इलेक्ट्रॉन्स, एफ इलेक्ट्रॉन्स, इतनी केमिस्ट्री है भाई। और अगर कोई आदमी ये याद कर ले कि डी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होते हैं, एफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होते हैं, इनकी शील्डिंग गंदी होती है, जिसकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से ईएनसी बढ़ जाता है। इतनी सी एक छोटी सी कहानी बताना चाह रहा हूं मैं कि जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे उतरते हैं तो पहली बार डी का इन्वॉल्वमेंट दिख सकता है, और जिस जगह पहली बार डी का इन्वॉल्वमेंट दिखेगा आप समझ लीजिएगा इररेगुलरिटी आएगी, जिसका एग्जांपल एल्युमिनियम और गैलियम मैंने लिया था, और तुम्हें समझ में आ गया था कि अगर डी इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है तो इस तरह से होने वाले साइज कॉन्ट्रैक्शन को डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से और नीचे उतरने पर हो सकता है आपको पहली बार एफ दिख जाए, और जब आपको पहली बार एफ दिख जाएगा तो आप समझ लीजिएगा फर्स्ट टाइम एफ का इन्वॉल्वमेंट, यानी प्लैटिनम के अंदर एफ का इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि इससे पहले 4f भर चुका होगा। आप इस बात को मानते होंगे, इससे पहले 4f का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है। और अगर इससे पहले 4f का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है तो ये वो आदमी है जो ग्रुप में नीचे उतरने पर पहली बार चिल्ला रहा है, ना तुम्हारे अंदर कुछ नया है ना तुम्हारे अंदर कुछ नया है, क्योंकि तुम दोनों के अंदर d है और f नहीं है, तो दैट मींस यू बोथ आर सिमिलर। लेकिन मेरे अंदर कुछ नया है, मेरे अंदर डी तो है ही, मेरे अंदर एफ का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है, मेरे एफ इलेक्ट्रॉन्स भरे जा चुके हैं, जिसकी वजह से एफ इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट शील्डिंग को और पुअर कर देगा। बताओ मानते हो? एफ का इन्वॉल्वमेंट शील्डिंग और खराब कर देगा, क्योंकि एफ इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग पुअर होती, और शील्डिंग के पुअर होते ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाए, और जैसे ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो क्या यहां शेल इंक्रीज हो रही है? हो रही है। नीचे उतरने पर शेल बढ़ती तो साइज बढ़ना चाहिए कि नहीं? बढ़ना चाहिए। लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से साइज कम भी होगा, तो ना बढ़ेगा ना कम होगा, ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा। एंड दिस इज अगेन अ कॉन्ट्रैक्शन विच इज नोन एज एफ ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन और लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। इस तरह से एफ इलेक्ट्रॉन्स के इन्वॉल्वमेंट की वजह से साइज का श्रिंक होना लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जाना जाता है। ये बहुत मुश्किल लगता है बच्चों को, नाम सुन के घबराहट होती है। लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या है? लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन कुछ नहीं है, जब कभी भी ग्रुप में नीचे उतरने पर फर्स्ट टाइम एफ इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है तो कॉन्ट्रैक्शन साइज का दिखाई देता है ड्यू टू द पुअर शील्डिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड दिस कॉन्ट्रैक्शन इज नोन एज एफ ऑर्बिटल और लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। बिल्कुल आसान है सर लैंथेनाइट्स
अभी बेकार की बातें मत करो, सब लोग समझो पहले इस बात को भाई। सर 7th पीरियड में जाएंगे तब भी वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा। हाँ मतलब देखो, अब ऐसे ऐसे कुछ भी सवाल मत पूछो, हम तुमसे जो समझाना चाह रहे हैं समझो। पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो हो सकता है एलिमेंट्स में बीच बीच में कुछ कुछ ऊंचा ऊंचा नीचा होता रहे। हम सिर्फ मेन कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाह रहे हैं कि भाई नॉर्मली क्या है और लफड़ा क्या हो सकता है। तो लफड़ा यही है कि जितने भी डी सीरीज के लोग हैं उनमें फर्स्ट टाइम एफ का इन्वॉल्वमेंट झंझट क्रिएट करता ही है, इसमें कोई शक नहीं। और वही मैंने अभी यहां लिख के भी दिखाया है तुम्हें कि जो हमारे डी सीरीज के लोग हैं, देखिए यहां पर लिखा भी है, द लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन काउंटर बैलेंसेस ऑलमोस्ट एग्जैक्टली द नॉर्मल साइज इंक्रीज ऑन द डिसेंडिंग द ग्रुप ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या मतलब हुआ कि जो लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है वो ऑलमोस्ट काउंटर बैलेंस कर लेता है, जो साइज बढ़ना चाहिए ग्रुप में नीचे उतरने पर उसको काउंटर बैलेंस कर लेता है, जिसकी वजह से साइज दोनों के बराबर हो जाता है। ये देख पा रहे हो दोनों के साइज ऑलमोस्ट सिमिलर है। 4D इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 5D। व्हाई 4D इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 5D? बिकॉज इन केस ऑफ 5D यू हैव द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स। ड्यू टू दिस लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से साइज हमारा 4D के बराबर हो जाता है। और ये सिर्फ पैलेडियम प्लैटिनम के अंदर नहीं है, आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो 4D 5D में आपको जिरकोनियम, हाफनियम, नायोबियम, टेंटलम, ये सब वो लोग हैं जो 4D 5D वाले। जहां जहां 4D 5D का सीन है वहां 5D के अंदर एफ आ जाएगा। एफ के आने से ही लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा और साइज सिमिलर हो जाएगा। मैं तुम्हें पीरियोडिक टेबल भी ला के दिखाऊंगा, उसमें भी तुम्हें ये चीजें थोड़ा सा एक बार रिपीट रिवाइज जब करेंगे तो दिखाऊंगा कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि जिरकोनियम, हाफनियम बिल्कुल सेम है। जिरकोनियम जो आदमी है हमारा, ये 4D सीरीज का। तुम सब लोग समझ पाओगे अगर मैं ये सिर्फ तुम्हें ये बता दूं कि जिरकोनियम और हाफनियम 4D 5D को बिलोंग करते हैं। अब समझ पाओगे कि मैंने साइज बराबर क्यों लिखा है। क्या लिखोगे? हाफनियम के अंदर सर पहली बार एफ आ जाता है, एफ के आने से लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज बराबर हो जाता है, खत्म। इसी तरह से अगर मैं लिखूं नायोबियम और टेंटलम, अब बताओ और भी एक इनमें इनमें बताओ जरा साइज का। बराबर आ जाएगा। इनमें भी साइज ऑलमोस्ट बराबर है। क्यों बराबर आ रहा है? साइज ले बराबर आया क्योंकि नायोबियम हमारा 4B का आदमी है, 4D इन्वॉल्व है, और टेंटलम हमारा 5D वाला आदमी है। यानी ये हमारे 5th पीरियड के लोग हैं। जिरकोन इधर वाले नीचे वाले लोग हमारे 5th पीरियड के लोग हैं और ऊपर वाले हमारे 6th पीरियड के लोग हैं। ये हमारा 5th पीरियड हो गया। अब 5D का मतलब है 5S भर चुका है, यानी दिस इज माय 5th पीरियड। इसी तरह से नायोबियम भी हमारा 5th पीरियड, लेकिन हाफनियम हमारा 6th पीरियड और टेंटलम भी हमारा 6th पीरियड। यानी ये कहना सिर्फ इतना ही चाह रहे हैं कि भाई ऐसा है कि 4D 5D सीरीज में 3D 4D में कोई झंझट नहीं। 3D 4D में इसलिए झंझट नहीं है क्योंकि 3D 4D में डी आता है, एफ होता ही नहीं, तो वो नॉर्मल होता है। लेकिन 4D के नीचे जैसे 5D आता है तो 5D सीरीज में झंझट ये होता है कि उसमें एफ भर जाता है और एफ के भरने से कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। कॉन्ट्रैक्शन के होने से साइज ऑलमोस्ट ऊपर वाले के बराबर हो जाता है। तो नायोबियम, टेंटलम सिमिलर इन साइज, जिरकोनियम, हाफनियम सिमिलर इन साइज, पैलेडियम, प्लैटिनम सिमिलर इन साइज, बिकॉज दे ऑल 4D 5D 4D 5D 4D 5D। तो जो 4D 5D के लोग हैं उनके साइजेस लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से सिमिलर होते हैं। कुछ समझ में आया? कोमल आज आई हो बेटा तुम? नहीं है? लवली? यस सर। कोमल नहीं है आज? आज मैं देख ही नहीं पा रहा हूं तुम लोगों को। लवली समझ में आया बेटा ये? यस सर। तो ये थोड़ा सा है तो मतलब पता नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बड़ा, अब जो बच्चा स्टोशियोमेट्री पढ़ के आया और एटॉमिक स्ट्रक्चर में उल्टी सीधी बातें सीख के आया है, उसके लिए ये सब चीजें मेरे लिए, मेरे हिसाब से बहुत ईजी है। मुझे कहीं से मुश्किल इसलिए नहीं लग रहा है। मुश्किल तो है, मुश्किल इन द सेंस कि जब उल्टे सीधे सवाल आएंगे, जो पीरियोडिक टेबल में यहां से यहां पूछ रहा है इसका साइज इसका साइज, वो मुश्किल है यार। लेकिन अगर आप सिर्फ नॉर्मल ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं और सिंपल इरेगुलरिटीज की बात कर रहे हैं तो ये तो बहुत कॉन्सेप्चुअल है, इसमें कुछ रटना नहीं है, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल है। सिर्फ इतनी सी बात सीखनी थी कि डी इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट और एफ इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट झंझट करता है, बस बात खत्म। और उसका रीजन बहुत क्लियर है, झंझट इसलिए होता है क्योंकि डी और एफ का इलेक्ट्रॉन्स शील्ड खराब करते हैं, शील्ड के खराब होने से ईएनसी बढ़ जाता है, बस इतनी सी कहानी है। यानी मैंने उस दिन भी बताया था तुम्हें कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट मूव करने पर हर पीरियोडिक प्रॉपर्टी को कौन गवर्न करता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन ग्रुप में नीचे उतरने पर पीरियोडिक प्रॉपर्टी को कौन गवर्न करता है? साइज। लेकिन अगर ग्रुप में नीचे उतरने पर लफड़ा हुआ तो उसको कौन एक्सप्लेन करेगा? ईएनसी। ये मैंने तुम्हें कई बार बोला।
क्या यहाँ लफड़े नहीं हो रहा है? ग्रुप में नीचे उतरने पर साइज कांस्टेंट कैसे हो रहा है? लफड़ा कौन डिफाइन करेगा? ईएनसी। नॉर्मल होता, ये जो नॉर्मल है ये साइज बढ़ा, ये नॉर्मल है या नॉर्मल है साइज का बढ़ना? नॉर्मल है। तो नॉर्मल को कौन एक्सप्लेन करता है? शेल। सर शेल बढ़ रही है, साइज बढ़ रहा है। लेकिन अगर लफड़ा हो गया तो उसको कौन एक्सप्लेन करने आएगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यानी ग्रुप में नीचे उतरने पर लफड़े को ईएनसी एक्सप्लेन कर सकता है, लेकिन नॉर्मल ट्रेंड का ईएनसी से कोई लेना देना नहीं। पीरियड में आगे बढ़ने पर हर चीज कौन एक्सप्लेन करता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यानी पीरियड में जब आप लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपकी सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को गवर्न करता है। जब आप ग्रुप में नीचे उतरते हैं तो हर पीरियोडिक प्रॉपर्टी को साइज फैक्टर या शेल फैक्टर डिसाइड करता है। शेल बढ़ता जाएगा, साइज बढ़ता जाएगा, सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टी अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे। लेकिन अगर कहीं ऊपर से नीचे उतरने पर झंझट हुआ तो उस चीज को ईएनसी ही एक्सप्लेन करता है। और तुम्हारे सामने आ रहा है, तुमने देखा पीरियड में दो ग्रुप में तुम 2 बार नीचे उतरे और दोनों बार झंझट हुआ। पहली बार जब तुम नीचे उतरे तो पहली बार डी का इन्वॉल्वमेंट आया, जहां डी का इन्वॉल्वमेंट आया वहां डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से साइज बराबर हो गया। दूसरी बार जब तुम नीचे उतरे तो तुम्हें एफ ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन या लाइंथ्राइड कॉन्ट्रैक्शन मिल गया, जिसकी वजह से साइज सिमिलर हो गई। तो ग्रुप में नीचे उतरने पर जब भी झंझट होगा वो डिसाइड करेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ बढ़े हुए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस की वजह से ही होते हैं। और बढ़े हुए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि डी और एफ की शील्डिंग पुअर। सब लोग इत्मीनान से समझें, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तुम दोनों बच्चे तुम लोग का नाम क्या है? तुम दोनों को देख के मुझे बड़ा तरस सा आ रहा है यार। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कुछ गलत कर रहा हूं, मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग्स आ रही। और अच्छा हुआ मैं आज इंदिरापुरम में नहीं हूं, नहीं तो रो देते तुम दोनों। बताओ तुम लोग का नाम क्या है? सर दिया। दिया। दिया, तुम तो यार पुराना वो हो हमारा स्टूडेंट। यस सर। तो तुम तो समझदार थे। समझ आ रहा है। अरे यार हम सोचे तुम पहली क्लास कर रही हो, आज तुम तो पुराने स्टूडेंट हो, तुम्हें तो आना चाहिए सब चीजें समझ में। क्लास बीच में मिस हुई है तुम्हारी? क्लास मिस हुई है तुम्हारी कोई? नहीं सर। अच्छा, ये जो बगल में तुम्हारी बच्ची बैठी है इसका क्या नाम है? सानिया। सान्या। हाँ। सान्या, तुम क्योंकि लेट ज्वाइन किया है तुमने, तो तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत जरूर हो रही होगी, बट देखो तुम जितना डिले करोगे ना तो उतनी प्रॉब्लम आएगी। तो मेरा सजेशन ये है कि सबसे पहले तो नोट्स को कवर किया जाए। तुम्हारे पास, तुम्हें पता है रिकॉर्डिंग होती है हम लोगों की? यस सर। वो कहीं तुमने देखा है पोर्टल पे रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेंगी? तुमने कहीं एक बार सर्च किया? अभी मिली नहीं है। अच्छा, तो तुम सबसे पहले ये काम करो कि हमें रिकॉर्डिंग चाहिए, और रिकॉर्डिंग लेने के बाद उसको पढ़ो, और फिर कोशिश करते हैं कि वहीं पर तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा क्लास देकर तुम्हारा ये टॉपिक कम से कम कवर कराया जाए। ठीक है ना? तो करना। हाँ दिया, कुछ कहना चाहते हैं? हाँ सर, हमें आपकी रिकॉर्डिंग नहीं मिलती, हम नीट वाले हैं ना। तो हाँ, तो हम आपके रिकॉर्डेड क्लास कैसे देख सकते हैं? तो जैसे जेई वाले देख सकते हैं, तुम अपना कुछ बोलो। क्लास तो मेरी कर रहे हो तो रिकॉर्डिंग भी मेरी देखोगे। दोनों का अलग है, जेई और नीट को अलग अलग रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं। अच्छा, तो तुम नीट वाली रिकॉर्डिंग देख दिया करो। नीट में सुधांशु सर की रिकॉर्डिंग आती है, किसकी आती है? यस सर, सुधांशु सर की है अभी तो वो उनकी देख लिया करो। मतलब अब कैसे बताएं, मतलब बड़ा अजीब सा सिस्टम है। जब क्लास मेरी कर रहे हो तो कम से कम कुछ तो मेरी रिकॉर्डिंग देखने को मिले। चलो इसका भी कुछ जुगाड़ लगाते हैं। सब वही तो हमने बोला भी था, बट उन्होंने कहा कोई नहीं। चलो करते हैं, इसका भी कुछ इंतजाम करते हैं। बहरहाल शुभ समझ में आ गया बेटा ये यहाँ तक? ठीक है, तो अब आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी। तो नेक्स्ट क्लास में आने से पहले, मेरे ख्याल से कल कोई क्लास नहीं है शायद तुम्हारी, तो नेक्स्ट क्लास में आने से पहले साम्या तुम भी एक बार देख लेना बेटा, थोड़ा सा जहां से भी देख पाओ, हल्का सा एनसीईआरटी से ही रिवाइज कर लेना। सिर्फ यही चैप्टर पढ़ो पहले। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरूर लिखना सीख लो, ठीक है ना? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए तुम यहां पर किसी बच्चे से हेल्प भी ले सकती हो, अगर किसी को आता हो। दिया, तुम्हें आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बेटा? सर, तो थोड़ा सा इस सान्या की हेल्प कर सकते हो तुम में से कोई, हल्का सा, कि भाई 1s के बाद 2s आता है, 2s के बाद 2p आता है, तो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे की जाती है। हल्का फुल्का भी तुम देख लो कितना है, ज्यादा नहीं है कुछ, तो हल्का सा वो थोड़ी सी हेल्प करो, और हम इसको कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी वाली, फिर उसके बाद देखते हैं। ठीक है, तो आज चलो इतना ही करते हैं। बाय बाय। जो पुरानी क्लासेस है उनका वो भेज देना नोट्स।
पुरानी क्लासेस के नोट्स भेज चुके हैं यार। सर नहीं, जो मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर के एक दो लेक्चर्स के नोट्स अपलोड नहीं हुए हैं, उनके मैं देख अपलोड लेता हूँ। ठीक है, अगर एक का तो क्रैश ही हो गया था, ये फाइल ही क्रैश कर गई थी, तो एक के शायद नहीं होंगे, बाकी तो सबके होने चाहिए। ओके इधर सर। आगरा वाले कुछ कहना चाह रहे हैं? आयनिक रेडियस क्या होता है? जस्ट इसके बाद आने वाली है आयनिक रेडियस, जस्ट इसके बाद करेंगे, फिर आयनाइजेशन एनर्जी करेंगे। आयनिक रेडियस मतलब आयंस की रेडियस, तो जस्ट इसके बाद। मॉड्यूल में देखना है। हाँ नहीं, इसके जस्ट बात करेंगे। ये तो हमारी नॉर्मल एटॉमिक रेडियस हो गई। अब एटम्स के बाद इनका आयन बनाएंगे, कैटायन एनायन, तो उनकी रेडियस की बात कर लेंगे, फिर आयनाइजेशन एनर्जी स्टार्ट कर लेंगे। मैंने चेक कर लिया था, नोट्स अपलोडेड नहीं है सर, 3 क्लास। कौन सी क्लासेस के हैं? लास्ट क्लास के हैं सर? हाँ लास्ट क्लास है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर ही कह रहा हूँ मैं सर। कुछ चीज देखनी थी, अब सर उसके लिए पूरी वीडियो देखनी पड़ती। अच्छा यार, पता नहीं वो अब लेकिन आगे से कोई भी लेक्चर नोट्स ऐसा नहीं होगा जो अपलोड ना हो। पहले मैं भूल जाता था तो वो छूट गए, तो तुम्हें अगर कुछ देख सकते हो तो देख लो, आगे तुम्हें सारे अपलोडेड मिलेंगे, है ना। और मैं पीछे का भी कवर करने की कोशिश करता हूँ, जो छूट गए उसको डाल लेते हैं। ओके जय सर।